हेलो एवरीवन, मिश्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिश्री। मैं आप सबके लिए वांगशन की फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना। और हाँ, हो सके उतना शेयर करना ताकि मेरे चैनल पे विजिटर और भी ज्यादा आ पाए और मेरी चैनल का थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ पाए। और मैं इस बार जो स्टोरी लेके आई हूँ वो मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है। उसने मुझे कहा था, उसी टॉपिक पे मैं इस बार की स्टोरी लेके आई हूँ और मैं उसे थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मैं कभी अपना हौसला हारी नहीं हूँ। थैंक यू, तुम्हारी वजह से ही मैं इस बार की स्टोरी लेके आई हूँ। तुमने जैसा सोचा था वैसी ये स्टोरी हो तो प्लीज लास्ट में कमेंट में बताते जाना। हमारी इस बार की स्टोरी है वो वांगशन है, ओमेगा वर्ष है और यहाँ पे वांगजी अल्फा है और विंग एक ओमेगा है। उससे ज्यादा जो भी स्टोरी में आएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी और स्टोरी का फ्रेम दिखाते जाऊंगी। हमारी स्टोरी का नाम है ड्रीम। तो चलो चलते हैं। किसने कौन सा और कैसा ड्रीम देखा था? क्या वो ड्रीम उसके खुद के लिए सही था, उसके परिवार के लिए सही था, उसके पार्टनर के लिए सही था या नहीं? वही हम स्टोरी में देखेंगे। सब लोग कहते हैं ड्रीम देखना अच्छी बात है, उसे पूरा करना भी बहुत अच्छी बात है, पर उसे पूरा करने के चक्कर में आप लोग अपनी और अपने साथ साथ अपने लव वंस के भी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। वो सही बात नहीं है। और जिद में आके आप जब अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो और उसके सपोर्टर जो भी आपकी लाइफ में होते हैं वो आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उसे आप आखिर में भूल जाते हो और उससे दूर हो जाते हो, वो बहुत बुरी बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ड्रीम पूरे करने के चक्कर में हमें किसी और को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और हमारी स्टोरी में कुछ ऐसा ही विंग वांगजी के साथ करेगा और वांगजी विंग के लिए कुर्बान होता जाएगा। लास्ट में वांगजी विंग के साथ क्या करेगा वही देखना मजेदार रहेगा। तब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा सा मेंशन था। वहां पे एक ओमेगा थी जो चिल्ला रही थी अपने बाबा पे और वो चिल्लाते हुए कह रहा था, नहीं बाबा नहीं, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे कुछ ड्रीम्स है। और आप, नहीं बाबा नहीं, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्या चाहते हो? आप मुझ पे शादी का बर्डन क्यों थोपना चाहते हो? आप जानते हो ना मेरे कैसे ड्रीम है। और मैं अगर शादी में आ जाऊंगा तो क्या मैं बाकी सबकी तरह घर पे ही रह जाऊंगा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तब उसके बाबा जियान फिमिया उसके बेटे विभूषियान को गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा कल तुम्हारी शादी है, मतलब कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें तैयार रहना है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तुम्हें समझना होगा कि ड्रीम से सब कुछ नहीं होते हैं, परिवार भी होता है, वो भी मायने रखता है। तब भी अनुमुख करते हुए कहता है, नहीं रखता, मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ड्रीम से मायने रखते हैं। तब मैडम यू विंग को समझाते हुए कहते हैं, विंग बेटा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तब विंग अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ आप भी, आपको नहीं लगता आप एक ओमेगा हो? आप जिस तरीके से इस शादी के पिंजरे में कैद हो गई हो और आप चाहते हो मैं भी हो जाऊं, क्यों? तब मैडम ये कुछ नहीं बोल पाती है। तब यानली अपने माँ को सपोर्ट करते हुए कहती है, क्या आशा तुम्हें लगता है शादी करना एक पिंजरा है? क्या तुम्हें लगता है शादी करने से लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं, उसकी आइडेंटिटी खो बैठते हैं? तब विंग कहता है, हाँ मुझे लगता है, क्योंकि आपके साथ भी वही हुआ है। उस पीकॉक ने आपको उस सोने के पिंजरे में कैद करके रख दिया है। आपका ड्रीम था एक फैशन डिजाइनर बनने का, क्या बन पाए? नहीं ना। आपने सिर्फ 2 ही महीने में बच्चा पैदा कर लिया। देखो, आप प्रेग्नेंट हो गई हो और आपकी शादी को भी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं और आपके पास एक बेबी है। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं अपने सपनों से, अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए मैं खुद बहुत मायने रखता हूँ। ये सुन के जियांग प्रेमिया गुस्से से विंग को एक स्लैप लगाते हैं और उससे कहते हैं, तुम कहाँ से हमारे घर पे पैदा हो गए हो? तुम जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है।
जिसके लिए अपना ही सब कुछ होता है। तुम सच में बिगड़ गए हो। मुझे तुम्हें बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। वहां बाहर की हवा क्या खा ली तुमने। तुमने अपने आप को क्या समझ लिया है। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तो अगर वो परिवार तुम्हारे सपने पूरे करेगा तो सही, वरना कुछ नहीं। भूल जाना उस सपनों को, उस ड्रीम्स को। तब जियांग चंग अपने बाबा को कहता है, बाबा ऐसा मत कीजिए। तब वही गुस्से से जियांग चंग को घूरता है और कहता है, मैंने कहा मेरे बीच में बोलने को। तुम अल्फा हो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम बीच में बोल सकते हो। तब मैडम यू विंग को कहते, विंग कुछ मत कहो। तब मैडम यू की ओर देखते हुए विंग बहुत प्यार से कहता है, माँ आप बर्दाश्त कर सकते हो जियांग चेंग को यहाँ पे, मैं नहीं कर सकता हूँ। और मेरे मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं। जियांग चेंग तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम मेरे ब्रदर नहीं हो सकते हो तुम मेरे बाबा के बेटे, पर मेरे ब्रदर नहीं हो। तब मैडम यू विंग को रोकती है। तब जियांग फेमिया और भी गुस्से में आ जाते हैं और विंग से कहते हैं, विंग तुम अब बदतमीजी पे उतर आए हो, अब तुम बदतमीजी कर रहे हो, वो तुम्हारा ब्रदर है। तब विंग कहता, वो मेरा कोई ब्रदर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नाजायज औलाद है, आपकी और आपके सेक्रेटरी की। इसीलिए प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद कर दीजिए और मुझसे ये उम्मीद भी मत कीजिएगा कि मैं उससे कुछ प्यार से बात भी करूंगा। ये बात सुन के जियांग फेमिया की मुट्ठी बिछ गई थी। जियांग फेमिया विंग जब जा रहा था गुस्से से अपने रूम की ओर, तब जियांग फेमिया गुस्से से कहते हैं, विंग अगर तुमने कल शादी के लिए हाँ नहीं कहा और तुम कल शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं तुम्हारी माँ मैडम यू और तुम्हारी बहन यानली दोनों को ही इस घर से बाहर निकाल दूंगा और पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगा कि मेरी कोई वाइफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जियान चंग की मदर ही मेरी वाइफ है। क्या चाहोगे तुम्हारी माँ को रास्ते चलते हुए देखना। ये सुन के विंग गुस्से से अपने बाबा की ओर देखता है और उसे घूरने लगता है। तो विंग कहता है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, पर मुझे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो शादी के लिए। और वो रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही घर की वॉल से आवाज आने लगी थी। मैडम यू का सामान कोई फेंक रहा था। वो कोई और नहीं जियांग फेमिया ही थे। और विंग बाहर आता है। वो देखता है तो उसके बाबा उसकी माँ का सामान फेंक रहे थे और अपनी उसकी बहन का भी, और उन दोनों को बाहर की ओर ले जा रहे थे। ये देख के वही गुस्से में आ जाता है और वो भागता हुआ नीचे सीढ़ियों से आता है और वो अपने बाबा का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, आप ये क्या कर रहे हो। तब जियांग फेमिया कहता है, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा तुम शादी कर लो, वरना मैं इन दोनों को निकाल दूंगा। ये अपने ससुराल भी नहीं जा पाएगी क्योंकि मैं उसके ससुराल वालों को भी मना कर दूंगा। ये सुन के वही अपने बाबा को कहता है, क्या आपने कभी भी हमसे प्यार किया भी है या नहीं। तब जियांग फेमिया कहता है, नहीं किया, कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी माँ से प्यार, उसने मुझे दिया ही क्या है। तो ओमेगा वो भी ऐसी नकचड़ी, ऐसी पागल और एक दूसरी ऐसी डरपोक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम तीनों में से एक भी इंसान मुझे नहीं चाहिए। ये सुन के वही गुस्से से अपने बाबा का हाथ चटकता है अपनी माँ के हाथ से और अपनी माँ और बाबा के बीच में आ जाता है और शील्ड बनते हुए कहता है, ठीक है, हम नहीं चाहिए, कोई नहीं, मैं कल शादी करता हूँ, उसके बाद मैं इन लोगों को यहाँ से ले जाता हूँ। तब जियांग फेमिया कहते हैं, तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते हो, तुम्हें शादी करनी ही होगी, वरना मैं इन लोगों को इस तरीके से गायब कर दूंगा कि तुम कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, चाहे कितना भी तुमको क्यों ना कर लो। तब मैडम यू विंग को रोकते हुए कहते हैं, विंग मत कर बेटा, ऐसा मत कर शादी। तब विंग गुस्से से अपनी माँ की ओर घूरता है और उसे कहता है, आपकी वजह से मैं शादी कर रहा हूँ, मैं आपको गिल्ट में नहीं डाल रहा हूँ, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने कभी स्टैंड नहीं लिया। जब आपकी गोद में चैन चैन को डाला गया उस दिन भी आपने स्टैंड नहीं लिया। अगर उसी दिन आप इनको जवाब दे देते ना तो इनकी ऐसी हिम्मत ना होती कि आपको आप ही के घर से बाहर निकाल दे। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आपके बाबा का था, इनका कुछ नहीं था, ये तो रोड पे रहते थे। आपको ये पसंद कहाँ से आ गया, क्या ये पसंद करने की चीज है। ये सुन के जियांग फेमिया विंग को कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये सब मेरी मेहनत का है। तब विंग कहता है, ओहो ये आपकी मेहनत का है, कहाँ से, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे नानू का है, उन्होंने सब कुछ मेरे माँ पे किया है, उसी वजह से आप ये सब यूज कर पा रहे हो, वरना आप में और आपके इस अल्फा बेटे में इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप लोग ऐसी शानदार जिंदगी जी पाए और मेरी माँ को मेरे माँ के घर से ही निकाल रहे हो।
ये बात सुन के जियांग फेमिया कुछ नहीं बोल पाते हैं। तब जियान चंग कहता है, वे बाबा से बदतमीजी मत करो। तब वे गुस्से से जियान चंग को घूरता है, कहता, मैंने तुम्हें कहा ना, मेरी बातों में बीच में मत आना, मतलब मत आना। तब यान ली विंग को रोकते हुए कहते हैं, विंग इतना सब मत कहो। विंग कहता है, इतना सब मत कहो, ये सब कहना जरूरी था। अगर आप लोगों ने पहले ही अपनी जुबान खोल ली होती ना, तो आज हम लोगों को ऐसा दिन ना देखना पड़ता। आए दिन ये अपनी उस सेक्रेटरी के साथ दिखते हैं, न्यूज में आए दिन चर्चा चलते रहते हैं, और मेरी माँ हर दिन हर रात रोती है। क्यों क्यों भाई अल्फा ये इतने जरूरी क्यों होते हैं? क्या हम ओमेगा कुछ नहीं है? क्या हम ओमेगा कुछ नहीं कर पाती है? तब मैडम यू कहती है, पर मैं उसके बिना कहाँ जाऊंगी? ये सुन के विंग गुस्से से अपनी माँ से कहता है, आपको क्यों जरूरत है? क्यों, मुझे कहिए। क्या सिर्फ रात को सोना ही सब कुछ हो जाता है? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं। उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चाहिए, क्या नहीं, उसके परिवार को संभालो, उसके बच्चों को संभालो, उसे सेटिस्फाई करो, सब कुछ तो हम करते हैं। वो हमारे लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हम पे रुआब दिखाते हैं और हमें डराते रहते हैं। तुम यहाँ क्यों गए? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुम्हारे दोस्त ऐसे क्यों है? तुम ऐसे इनसे क्यों बात कर रहे हो? तुम उनसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी की चाहिए, तुम्हें वैसी बात नहीं करनी चाहिए। यही सब लोग दिखाते रहते हैं। और मेरे बाबा ने आपके साथ ऐसा ही किया था, आपको उसने पिंजरे में कैद कर दिया है, वरना ये सारी प्रॉपर्टी की मालकिन आप हो। आप हो जियान की असली वारिस, ना कि मेरे बाबा। और उन्होंने कैसी चालाकी की, कंपनी के नेम ही बदल डाला। हाँ, क्यों बाबा, आपको नहीं लगता कि आप एक सेल्फिश इंसान हो, जो मेरी माँ को चूस लिए हो, उसकी हर एक इच्छा को उसे जिंदा मार डाले हो? नहीं लगता क्या? तब जियांग फैमिया कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। तब विंग कहता, हाँ, किसी को कैसे सुनना होता? किसी को अपनी खुद की बुराई पसंद आती है क्या? तब जियांग फैमिया विंग से कहते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, कल तुम मंडप में रेडी रहना, और मुझे वहां पे कोई तमाशा ना चाहिए। अगर तुमने एक बार भी तमाशा किया, तुम सच में भूल जाना अपनी माँ को और इस अनबन बेबी को भी। ये सुन के तो यहली भी डर गई थी। अपने पेट पे और अपने बच्चे को जैसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, वैसे प्रोटेक्ट करने के स्टाइल में हाथ लगा लेती है, और वो अपने बाबा को डिसबिलीव में देखते हुए कहती है, बाबा ये मेरा बच्चा है। ये सुन के जियान फैमिया कहता, हाँ तो क्या, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के भी बहुत ही मोकिंगली हंसता है, कहता, हाँ, मुझे पता ही था आप अपने रंग जरूर दिखाओगे। ठीक है, मैं कल शादी करता हूँ, और मैं उसके बाद उस परिवार को दिखाऊंगा कि शादी किसे कहते हैं। आपको बहुत ही चोट मची है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वहां पे भी आपका कोई ना कोई फायदा होगा, वरना आप मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं करवाते बिना फायदे के। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कितने घोटाले कर रहे हो, और हमारी ये कंपनी किस तरीके से जा रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ये सुन के जियांग फैमिया कुछ नहीं बोल पाते हैं। विंग कहता है, ठीक है, कल मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार रहना, और उसके बाद मेरी माँ इस प्रॉपर्टी पे फिर से आएगी, इस प्रॉपर्टी को अपना बनाना है। तब मैडम ये कहते, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। और वो अपने बेटे के हाथ को पकड़ लेती है। तब विंग अपनी माँ के हाथ पे हाथ रखता है और उसे कंफर्ट देते हुए कहता है, नहीं माँ, स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो ये हमें बर्बाद करके रख देंगे। ये अल्फा है तो क्या है, कुछ नहीं, वो हमारे बिना कुछ नहीं है। पर इनको ये समझना भी होगा और दिखाना भी होगा। आपने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया इस अल्फा की वजह से। मैंने आपकी डायरी में पढ़ा था, आपको इस कंपनी को चलाना था, इस कंपनी को आगे बढ़ाना था, इस कंपनी का सीईओ बनना था, और आपके साथ हुआ क्या? आपको शादी के तुरंत ही प्रेग्नेंट कर दिया गया, जैसे कि सीजे को कर दिया गया। क्यों सीजे? और आपको इस पिंजरे में कैद कर दिया गया, जैसे सीजे को कर दिया गया। और आप क्या चाहते हो, मेरे साथ भी ऐसा हो? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। मैं बेशक शादी करके यहाँ से जाऊंगा, तो मैं अपने ड्रीम को नहीं छोड़ूंगा। ये बात आप समझ लेना सभी, कान खोल के। और मैं माँ आपकी अभी, मैं आपको आपकी सही पोजीशन देख के ही रहूंगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। और यू जियान चेंग, तुम्हें इस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम अगर इस लालच में हो तो भूल जाना,
ये बात सुन के चियांग कुछ नहीं बोल पाता है और वो अपना मुंह ही बंद कर लेता है। अब हम दूसरे वर्ग का सीन देखते हैं, जहाँ पे लान फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पे लान फैमिली के बारे में अब हम जानते हैं। लान फैमिली पूरे चाइना की नंबर 1 फैमिली में आती है। वो एक बिजनेस फैमिली है। चियांग भी बिजनेस फैमिली है और वो 5वें या फिर 6ठे नंबर पे आती है। लान कुरेन और चियांग फैमिया दोनों ही दोस्त थे। लान कुरेन चियांग फैमिया को बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो ये भी जानते थे कि उनकी जो भी उम्मीदगार है, उनके घर की बेटी और बेटा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और उसे अपने खुद के बेटे लान वांगची के लिए एक उम्मीदगार की तलाश थी। एक बार मीटिंग के दौरान लान कुरेन के मुंह से निकल गया कि लान वांगची के लिए वो उम्मीदगार खोज रहे हैं। उस टाइम पे जियांग फेमियन ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, तो हम बिजनेस डील करते हैं और उसी के साथ ही हम रिलेशनशिप भी करते हैं। बिजनेस मर्चेंट बिजनेस डील के साथ शादी भी करवाते हैं। मेरा मेगा सन है, वो 21 साल का है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। तुम चाहो तो उसके साथ तुम लान वांगची की शादी करवा सकते हो। लान कुरेन को ये बात अच्छी लगी और लान कुरेन ने जब विंग की फोटो देखी तब उनको लगा, हाँ ये सही है, वांगची के लिए इससे अच्छा ओमेगा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विंग देखने में इतना खूबसूरत था कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। उसे देखने के बाद किसी को कोई और पसंद ही ना आए, इतना खूबसूरत ओमेगा था। इसीलिए लान कुरेन को लगा वांगची को भी विंग पसंद आ जाएगा। पर वैसे भी वांगची की लाइफ में कोई नहीं है, तो विंग अगर उसकी लाइफ में आएगा तो अच्छा रहेगा। इसीलिए लान कुरेन और जियांग फेमिया दोनों ने ही मिलकर अपने बेटों की शादी तय कर दी थी। जब लान वांगची को ये बताया गया कि उसके लिए कोई ओमेगा सिलेक्ट किया गया है और उससे उसकी शादी है, उस टाइम पे लान वांगची ने कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था, ठीक है, आप लोगों को जो लगे वो कीजिए। तब लानी ने उसे बहुत प्यार से कहा था, वांगजी, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो मुझे बता सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। अगर तुम्हें कोई और पसंद हो तो वो भी कह सकते हो। तब वांगजी ने अपनी माँ की ओर देखा और अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ओमेगा नहीं है, ना ही मुझे कोई ओमेगा पसंद भी है। मैंने पहले से ही सोचा था, आप लोग जिससे मेरी शादी करवाएंगे उससे मैं कर लूंगा। और पापा कह रहे हैं कि वो उसके दोस्त का बेटा है, तो वो जानते ही होंगे कि वो हमारे घर के लिए सही है या नहीं। अगर होगा तभी तो उन्होंने शादी के लिए बात छेड़ी है ना। ये सुनकर लान कुरेन की बाहें ही तन गई थी और लान कुरेन अपने बेटे से कहते हैं, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें अपने दोस्त के बेटे को तुम्हारे सिर पे मर रहा हूँ? तब वांची कहता, नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ कि आपने उस ओमेगा को देखा होगा या फिर उसके बारे में जानते होगे और वो हमारे लान परिवार के सभी रूल्स पे ढल जाए वैसा ही होगा, तभी आप हाँ कहोगे। अगर वो विद्रोही हुआ तो आप नहीं हाँ बोलोगे ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये बात सुनकर लान कुरन कहते हैं, सही कहा तुमने, और वो अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे। लान कुरन एक हाथ पीछे रखते हैं और एक हाथ दाढ़ी पे सहलाते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम्हें कोई ओमेगा पसंद नहीं है और ना ही तुम्हें इस ओमेगा को देखना है, यही। तो वांगची कहता है, यही, मैं जब शादी में करने जाऊंगा उस दिन देख लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तब लानी कहती है, पर बेटा तुम्हें एक बार देखना चाहिए, पसंद नापसंद बतानी चाहिए। तब लान वांगची अपनी माँ को कहता है, माँ, मुझसे ज्यादा आप और बाबा मेरी पसंद नापसंद को जानते हो, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है आपने जिस ओमेगा को मेरे लिए सिलेक्ट किया होगा वो बिल्कुल मेरी पसंद जैसा ही होगा, तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तब ये सुन के लानी अपने बेटे को हक करती है और कहती है, मेरा प्यारा आसान, सच में तुमसे अच्छा बेटा मुझे मिल ही नहीं सकता। तब लान शिचन इसे पीछे से आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, क्या माँ, मैं आपके लिए अच्छा बेटा नहीं साबित हुआ क्या? सिर्फ आसान ही आपके लिए अच्छा बेटा है? तब लानी मुंह बनाती है और कहती है, हाँ, मेरा आसान ही मेरे लिए अच्छा बेटा है, तुम नहीं हो, तुम मेरे अच्छे बेटे नहीं हो, तुम तो तुम्हारे बाबा के अच्छे बेटे हो, जाओ उसके पास, जाओ उसके पास। ये सुन के घर में सभी हंसने लगे थे।
लान परिवार बहुत हैप्पी था विंग को अपने घर पे ओमेगा लाने के लिए। वांगची जब अपने रूम पे गया था उस टाइम पे उसके ब्रदर उसके पास आए थे और उसने वांगची से कहा था, वांगची अगर तुम्हें पसंद ना हो तो बता सकते हो, कोई देर नहीं हुई है, हम शादी कैंसिल भी कर सकते हैं। ये बात सुन के लैनवांग अपने ब्रदर की ओर देखता है और कहता है, नहीं ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी ना, तो इसे ही सही। तब लान वांगची की बात सुन के लान सिचुएन उसके पास बैठते हैं और उसे कहते हैं, तुम जानते हो वो तुमसे छोटा है, वो 21 साल का है और तुम 27 साल के हो, तुम दोनों की सोच में फिर डिफरेंस आ जाएगा। तब वांगची कहता है, हो सकता है, वो मुझसे छोटा है और सोच में डिफरेंस हो सकता है, मैं मानता हूँ, पर मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब लाइन्स टीचर कहते हैं, एक बार देख लो, मिल लो, क्या पता उसके कोई और ड्रीम हो। तब वांची कहता है, अगर उसके कोई ड्रीम होंगे तो मैं बेशक उसके ड्रीम पूरे करने में पूरी कोशिश करूंगा, मैं उसके साथ कोई फोर्स नहीं करूंगा। ये सुन के लाइन्स टीचर अपने ब्रदर की ओर एक मुस्कान देते हुए कहते हैं, मेरा आदर सच में बड़ा हो गया, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तब वांगची अपने ब्रदर की ओर नेरवाइज करता हुआ कहता है, ब्रदर आपको मैं पागल लगता हूँ, मैं लान कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ, मैं लान कॉर्पोरेशन चलाता हूँ, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन जो पूरे चाइना की नंबर 1 कॉर्पोरेशन है, और उसका सीईओ क्या इतनी सी बात नहीं समझता होगा। ये बात सुन के लान सीजन कहते हैं, सही कहा, पर तुम्हारे कोई ड्रीम नहीं है ना अपनी ओमेगा को लेके, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसी कुछ। तो वांगची कहता है, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, मेरे लिए सिर्फ एक ही फंडा है, जो मेरी जो मेरे परिवार का रिस्पेक्ट करे और मुझे अपने पूरे दिल से अपनाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो अगर जो चाहेगा वो मैं उसे दूंगा, पर उसे रिटर्न में मेरे परिवार की रिस्पेक्ट करनी होगी और मुझे अब प्यार करना होगा। ये बात सुन के लान सिजन कहते हैं, वो भी है, वो तो जरूरी है। तब वांगची कहता है, अब मीटिंग की बात कर लें। तब लान सिजन मुंह बनाते हैं और कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे सोना है, तुम्हारी साउजी मेरी राह देख रही है। ये बात सुन के वांगजी कहता है, तो कब से आप यहाँ पे थे, तब मेरी साउजी आपकी राह नहीं देख रही थी क्या? अब जब मीटिंग की बात आई तो मेरी साउजी आपकी राह देख रही है। ये बात सुन के वांगजी के लाइन सिचुएन कहते हैं, हाँ अभी देख रही है, मैं चाहता हूँ, और ये मीटिंग की बातें हम कल ऑफिस में कर लेंगे। मैं तुम्हारी तरह घर पे वर्क नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ऑफिस में ही वर्क करता हूँ, क्योंकि घर में मेरी पर्सनल लाइफ भी है, तुम्हारी तरह मैं निठल्ला नहीं हूँ। ये बात सुन के वांगजी अपनी रियलाइज करता है और वो कहता है, मैं निठल्ला आपको कहाँ से, मैं निठल्ला लग रहा हूँ। तब लाइन सिचुएन कहते हैं, कहीं से नहीं, मैं चलता हूँ, वरना तुम मुझे इस मीटिंग में बिठा दोगे। ये बात सुन के वांगची कहता है, ये बात तो आपने सही कहा, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपको मीटिंग में आना होगा। तब लाइन सिचुएन वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लाइन सिचुएन बाहर जाते हुए कहते हैं, बाहर पर बचा मैं, वरना मुझे फिर से 2-3 घंटे की मीटिंग करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे मेरी वाइफी के हाथों से चंपलें नहीं खानी है, छूते नहीं खाना है, मेरी वाइफी गुस्सा हो जाएगी। मैं भी देखता हूँ वांगची कब तक तुम्हारा ये चलता है, तुम्हारी वाइफी आएगी उसके बाद तुम कैसे ऑफिस का वर्क घर पे करते हो, वही देखने में मजा आने वाला है। और वो वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और वांगची और विंग की शादी की तैयारियां होने लगी थी, क्योंकि लान कुरेन और लान कुरेन ने जब अपनी फैमिली में बताया था, उसके ठीक 15 दिन बाद ही वांगची और विंग की शादी की तैयारियां होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 15 दिन बाद उनकी शादी थी, इसीलिए तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से और शानदार तरीके से हो रही थी। दूसरी ओर जब लान वांगची के बारे में विंग को बताया गया था शादी करने के लिए, तब विंग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया था और वो शादी के लिए मना कर रहा था, पर उसके बाबा ने उसे फोर्स करके शादी के लिए मना लिया था। और वांगची अपनी वाइफी के कई सारे अरमान और सपने लेते हुए शादी के लिए तैयार हो रहा था। वो हर रात विंग के बारे में सोचता था, विंग को इमेज करता था कि वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, क्योंकि वांगची ने अभी तक विंग की कोई भी फोटो नहीं देखी थी, ना ही उसके बारे में कुछ जानता था। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसका नाम विंग है और वो जियांग फैमिली से आता है। इससे ज्यादा वांगजी कुछ नहीं जानता था। वांगजी जब भी रात को सोता और उसे यह महसूस होता, उसे ये याद आता कि उसकी शादी होने वाली है, उसकी वाइफ उसके रूम में उसके साथ सोने वाली है, उसके पास आने वाली है, तब उसे लगता क्या सच में शादीशुदा लाइफ इतनी अच्छी होती है,
कि सच में मेरी ओमेगा मुझसे प्यार करेगी? क्या वो मुझे समझेगा? क्या वो मुझसे प्यार कर पाएगा, या फिर मुझे सपोर्ट कर पाएगा, मेरे लिए स्टैंड ले पाएगा, या फिर वो कुछ और करता होगा? क्या उसे मैं पसंद होगा या नहीं? तब वांगची के मन में ये बात भी आती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसे मैं पसंद ना हो। पूरी चाइना की हर ओमेगा पे मेरा राज चलता है, हर ओमेगा मुझे देखने के लिए, मुझे पाने के लिए मरती रहती है। तो क्या मेरा खुद का ओमेगा मुझे नहीं चाहता होगा? बेशक चाहता होगा, मुझसे प्यार करता होगा, तभी तो मेरी शादी हो रही है। और वो इतना छोटा होने के बाद भी उसने हाँ की है, तो उसे मैं पसंद तो होगा ना, इसीलिए तो उसने हाँ की होगी ना। यही सब सोचते सोचते वांग जी अपने पूरे दिन बिताता था। ऑफिस में वर्क करता था, रात को सोने के टाइम पे विंग के बारे में सोचता रहता था। उसने विंग को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स बना लिए थे। वो सोचता था, हम हनीमून पे यहाँ पे जाएंगे, हम हनीमून पे वहां पे जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कितना कुछ वांगची ने विंग को लेकर सपने संजो लिए थे। उसे नहीं पता था कि उसकी जो सपनों की दुनिया है, उसे जब हार्श रियलिटी हिट करेगी तब उसके साथ कितना बुरा होगा। पर वो फिर भी अपने सपनों की दुनिया में बहुत हैप्पी था। वो विंग को देखना चाहता था, विंग को मिलना चाहता था, विंग को समझना चाहता था, पर फिर भी उसे ये लगता था, नहीं नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे जब टाइम मिलेगा तब खुद विंग ही उसे मिलने आ जाएगा। पर वांगची को कहाँ पता था, विंग को तो पता ही नहीं है कि उसकी शादी होने वाली है। उसकी शादी के अगले दिन तो विंग को पता चला था कि उसकी शादी है। जब आज आज ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और आज शादी का दिन था। लहान परिवार बहुत ही शानदार फूलों से सजा हुआ था, लाइटिंग से सजा हुआ था। लानी इधर उधर भाग रही थी और कह रही थी, इसे लगाओ, इसे लगाओ, मेरा मेरा ओमेगा प्रोटीन लो आ रहा है, ऐसे करो वैसे करो, ये सही से नहीं लगाई है, यहाँ पे फूल लगाओ। वो सुनिए, कुरेन कुरेन कहाँ हो आप? तो कुरेन अपने कपड़े को सही करते हुए आ रहे थे और कह रहे थे, क्या है लानी, क्यों चिल्ला रही हो? तब कुरेन को देखते हुए लानी दो पल के लिए रुक जाती है और वो कहती है, हाय कितने हैंडसम लग रहे हो। और वो दोनों ही गालों पे अपने हाथ रखते हुए बहुत ही क्यूटली अपने पति को देखते हुए कहती है, हाय हस्बैंड, कितने हैंडसम लग रहे हो, लगते ही नहीं हो कि तुम दो अल्फाओं के बाप हो, तुम तो अभी भी जुआन लग रहे हो। मुझे लगता है वांगची की जगह पे कहीं तुम्हारी ही शादी ना हो जाए किसी और से। ये बात सुन के लानकुरन मुंह बनाता है और कहता है, इतनी ज्यादा और झूठी तारीफें मत करो, क्योंकि मेरी ये सफेद दाढ़ी है ना, वो दिखा रही है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। ये बात सुन के रानी जोर जोर से हंसती है और पेट पकड़ते हुए कहते है, तो तुम भी मानते हो तुम बूढ़े हो गए हो? तब लानकुरन कहते हैं, मानना क्या है, हो गया हूँ तो हो गया हूँ, उसमें क्या बुरी बात है? कल तुम्हारा भांगची और तुम्हारा सिचन भी बूढ़ा होने वाला है, तब क्या तुम उन दोनों पे हंसने वाली हो? ये बात सुन के लानी मुंह बनाती है। लानी कहती है, तुम तो मजाक भी नहीं समझते हो। तब लहन कुरैन लानी के पास आते हैं और वो उससे साइड से हक करते हुए कहते, ओहो मेरी लानी, गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और बहुत क्यूट हो। मैं आज भी चाहता हूँ कि हम बागचे की जगह पे हम खुद शादी कर ले और रात को हम वेडिंग नाइट करें तो कैसा रहेगा? ये बात सुन के लानी लान कुरैन को शोल्डर से अपने शोल्डर से लान कुरैन के हाथ को हटाती है और उसे कहती है, जाओ जाओ, अब बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारे में दम ही नहीं है। ये बात सुन के लान कुरैन अपने आप को सॉफ्ट होते हुए देखता है ऊपर से नीचे और कहता है, क्या कहीं से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे में दम नहीं है? तब रानी कहती है, हाँ बिल्कुल लगता है वैसे कि अब तुम्हारे में दम नहीं है। तब लहन कुरिन कहता, ठीक है आज चलो हम वेडिंग नाइट मनाते हैं और मैं दिखा देता हूँ तुम्हें अगले 9 महीने के अंदर दूसरा लान वांगची या लान सिचिन को। ये बात सुन के लान वांगची जो पीछे से आ रहा था वो अपने बाबा को कहते, बाबा कहीं कमर ना टूट जाए। ये बात सुन के सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांगची अपने बाबा की छेड़ती करते हुए और उनका मजाक बनाते हुए कहता है, बाबा कहीं दूसरा लान वांगची लान सिचेन लाने में आपकी कमर ना टूट जाए। लान वांगची की बात सुन के लान कुरन वांगची की ओर देखता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम तुम्हें याद तो है ना, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। ये बात सुन के वांगची अपने बाबा के पास जाता है और उसको साइड हग करते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है आप मेरे बाबा हो और मैं ये भी जानता हूँ आप चाहते क्या हो। और वो एक आंख मार देता है अपने बाबा को। लानी जब वो अपने बेटे को देखती है तो अपने बेटे की बिलाइयां लेते हुए कहती है, हाय मेरा वांगची, मेरा आसान कितना खूबसूरत लग रहा है।
ये बात सुन के वांगजी अपनी माँ से कहता है, माँ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। खूबसूरत ओमेगा के लिए होता है, अल्फा के लिए नहीं। ये बात सुन के लानी कहती, हाँ हाँ मुझे याद है, ओहो सॉरी सॉरी। ये सुन के लान कुरन कहता है, वैसे हैंडसम तो होगा ना, मुझ पे गया है। ये बात सुन के लानी मुंह बनाती है और कहती है, आप और हैंडसम कहीं से नहीं लग रहे हो, आप तो खड़ूस लग रहे हो और बहुत ही ठीक ठीक। ये बात सुन के कुरन मुंह बनाता है, कहता है, तुमसे तो अच्छा ही दिखता हूँ मैं। ये बात सुन के लानी कुछ नहीं कहती है, लानी सिर्फ मुंह ही बनाती रहती है। तब लाल सिचुएट कहता है, वैसे आप अपने लाडले बेटे से प्यार कर लिया हो तो मेरी ओर भी तो देख लो। तब वांग जी, लानी और लान कुरन तीनों ही उन दोनों की ओर देखने लगते हैं। लान वांगची से दूर हटके लान सिचन के पास जाती है और सिचन को भी बुलाया लेते हुए कहती है, वैसे तुम चाहो तो तुम्हें भी कोई दूसरी ओमेगा मिल सकती है। ये बात सुन के लान सिचन अपनी माँ से कहते हैं, क्या माँ आप चाहती हो, आपको क्या अच्छा लगेगा अगर वेंचिंग मुझे पिटेगी तो। ये बात सुन के लानी कहती है, थोड़ा बहुत पिट लेना चाहिए वेंचिंग। तो वेंचिंग लान सिचन के हाथों में अपनी बाहें डालती है और कहती है, ठीक है माँ, मैं आज रात को पीठ ही डालती हूँ। यह सुन के लान सिचन का मुंह बन जाता है। तब लान कुरैन कहते हैं, अब चलो चलो देर हो रही है हमें जाने में। तब लान वांगची कहते, हाँ हाँ चलो चलो, और लान वांगची सबसे आगे चल रहे थे। ये देख के लानी कहती है, वैसे तुम्हारी शादी है ना कि तुम्हारे गगा की, सो तुम्हें आगे नहीं चलना चाहिए, तुम्हें पीछे रहना चाहिए। ये बात सुन के वांगची कहता है, ओहो माँ, मेरी हो गगा की हो किसी की भी हो, पर टाइम पे पहुंचना हमारे लांस का रिवाज है ना, तो चलो ना, बाद में मुझे ये सब ताने दे लेना। ये बात सुन के लानी कहती है, ठीक है, तुम्हारी ओमेगा कौन है दो, उसके बाद मैं देखती हूँ कितने ताने तुम सहते हो। ये बात सुन के लान वांगची अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है साइड से, ओहो माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आपका ही रहूंगा, आप जितने चाहो उतने ताने दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लान वांगची की नाक को खींचती और कहते, ठीक है अब चलते हैं चलो। लान वांगची लान सिचन लान कुरैन और उनके लान कुरैन और उनके जितने भी रिलेटिव्स थे सभी के सभी जियांग परिवार की ओर बढ़ रहे थे। लांस का ड्रेस कोड व्हाइट था, सभी ने ही व्हाइट कपड़े पहने थे। उन सबको देख के ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई स्वर्ग से कोई कोड धरती पे आ गए हो, एक से बल्कि एक लग रहे थे। अब हम जियांग परिवार का सीन देखते हैं। वहाँ पे बहुत खूबसूरत सी सजावट की हुई थी, गुलाब से, कमल से और लिली से बहुत खूबसूरत सजावट थी। वहाँ पे जितने भी लोग गए थे सभी यही चर्चा कर रहे थे, वो इतनी खूबसूरत सजावट हो ही सकती है क्योंकि ये लांस और जियांग का मिलन है। लांस चाइना में सबसे आगे है और जियांग 5वें या 6ठे नंबर पे है। सभी बिजनेसमैन फैमिली से लोग आए हुए थे, सभी लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे और खास तौर पे जियांग और लांस के बारे में। कोई कह रहा था, मैंने लान वांगची को देखा है, वो बहुत हैंडसम है। तो कोई कह रहा था, मैंने जियांग की ओमेगा को देखा था, वो बहुत खूबसूरत है। और ऐसे ही सब लोग चर्चा कर रहे थे। दूसरी ओर हम जियांग के घर पे अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग को तैयार किया जा रहा था। विंग अभी मिरर के सामने बैठा हुआ था। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, थ्री पीस सूट था और उसके थ्री पीस सूट के अंदर थोड़ी से स्टार्स लगे हुए थे और वो ओरिजिनल डायमंड्स थे। वहाँ पे फ्लावर की डेकोरेशन था, लोटस का फ्लावर था और उसका डेकोरेशन था और रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था उसके कोट के अंदर। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी सीजी और उसकी माँ मैडम दोनों ही मिलकर उसे तैयार कर रही थी। मैडम विंग को कहती है, विंग थोड़ी सी तो मुस्कान दे दो, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ गुस्सा दिख रहा है। तब विंग कहता है, हाँ दिख रहा है तो क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस शादी से कोई खुशी नहीं है, इसीलिए मेरे चेहरे पे और मेरी आंखों में कोई खुशी आपको नहीं दिख रही है। तब मैडम यू कहती है, विंग प्लीज बेटा ऐसा मत करो, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, उसमें उस अल्फा की क्या गलती है जो तुमसे शादी कर रहा है। तब विंग कहता है, हाँ उसकी गलती है क्योंकि उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा है, वो भी कोई ना कोई स्वार्थ के कारण ही मेरे परिवार के साथ जुड़ रहा है। मुझे पक्का यकीन है वो मेरे बाबा जैसा ही सेल्फिश इंसान होगा। ये बात सुन के मैडम यू विंग को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं विंग नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाबा जैसे हर कोई इंसान नहीं होते हैं। तुम्हारे बाबा बुरे थे इसका यह मतलब नहीं हर अल्फा बुरा होगा।
तुम्हारा अल्फा जो है होने वाला, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसे इस तरीके से जज मत करो, उसके साथ कुछ बुरा मत करो। तब विंग कहता है पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये शादी नहीं करनी, ना ही मुझे उससे कोई लेना देना है, मैं ये सब सिर्फ आपकी आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। तब विंग की माँ विंग के गालों को सहलाती है और उसे बहुत प्यार से कहती है, विंग बेटा प्लीज उसे समझने की और उसके साथ सही से रहने की कोशिश करना, इस तरीके से किसी और का गुस्सा उस पर मत निकालना। तब विंग कहता है, माँ मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे मत समझाइए। और रही बात उसकी, तो मैं उसे अपनाने वाला नहीं हूँ, उसे अगर मेरे साथ रहना है तो वो ऐसे ही रह सकता है, ना ही उसे मुझसे कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, ना ही रिस्पेक्ट ना ही कोई और चीज। तब मेरे विंग के हाथ को हाथों में लेती है और उसे पकड़ते हुए कहती है, बेटा प्लीज प्लीज बेटा समझो, हर हाल फैल जैसे नहीं होते हैं, वो वाकई में अच्छा हुआ तब, अगर तुमने उसके साथ इतना बुरा कर दिया उसके बाद वो तुमसे रूठ गया, उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम एक छोड़ी हुई ओमेगा कहलाओगी। तब विंग कहता है, हाँ तो क्या हुआ, मुझे मेरी लाइफ में कोई अल्फा की जरूरत ही नहीं है, अगर वो मुझे छोड़ दे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मुझे उससे कोई लेना देना है। ये बात सुन के मेरे व्यू की आंखों में आंसू ही आ गए थे। तब यान ये विंग से कहते हैं, अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तब क्या करोगे तुम, क्या उस टाइम भी तुम उसे नहीं अपनाओगे, क्या उस टाइम भी तुम उसे अपने इस बिहेवियर के बारे में नहीं बताओगे क्या। तब विंग कहता है, दी मुझे उससे प्यार नहीं होगा, मेरी लाइफ में किसी भी अल्फा की कोई जगह नहीं है, चाहे वो मेरे बाबा हो, चाहे वो सो कॉल्ड ब्रदर हो, या फिर कहने को होने वाला अल्फा हो, मुझे मेरी लाइफ में कोई अल्फा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, मैं सबसे नफरत करता हूँ, नफरत इतनी नफरत कि मेरा बस चले ना तो मैं सभी अल्फा को चिंता जला दूँ। विंग के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी और वो गुस्से में था। मैडम विंग को कहती है, बेटा इतना गुस्सा सही नहीं है, तुम्हारी आज शादी है, थोड़ी सी तुम उसका चेहरे पर ला दो। ये बात सुन के विंग कहता है, मुझे इस शादी से कोई खुशी नहीं है, इसीलिए मैं हंसूंगा भी नहीं मुस्कुराऊंगा भी नहीं। ये बात सुन के मैडम यू कहती है, प्लीज बेटा मेरे लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो, और तुम अपने अल्फा के सामने जाओ तब इस तरीके से गुस्से से उसे मत घूरना, वरना उसे समझने में देर नहीं लगेगी कि तुम शादी नहीं करना चाहते थे। ये बात सुन के विंग कहता है, अच्छा है ना, उसे पता चल जाए तो, वैसे भी मैं कोई ये शादी निभाने वाला नहीं हूँ, जितनी जल्दी उसे पता चल जाए उतनी जल्दी अच्छा होगा, मैं उसे डिवोर्स दे सकता हूँ। ये बात सुन के पीछे से आ रहे जियांग फंगमिया गुस्से से विंग से कहते हैं, तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूंगा अगर तुमने उसे डिवोर्स दे दिया तो। तब विंग खड़ा हो जाता है, वो जो चेयर पे बैठा था तैयार हो रहा था, वहां से खड़ा हो जाता है और अपने पापा को घूरता है और कहता है, आप मेरी माँ से डिवोर्स नहीं ले सकते हो, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आप पे केस ठोक दूंगा, याद रखना मुझे ओमेगा समझ के कमजोर मत समझ लेना। और रही बात मेरे माँ की, तो वो यहाँ पे पूरे हक से रहती है, आपको जिसे यहाँ से धक्के मार के निकलना चाहिए। ये बात सुन के जियांग फैमिया मैडम को स्लैप लगाते और कहते हैं, ये तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया है। ये बात सुन के विंग गुस्से से अपने बाबा को कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की। तब जियांग फैमिया विंग को गुस्से से कहते हैं, क्योंकि मैं अभी तुम्हें नहीं लगा पा रहा हूँ इसलिए तुम्हारी माँ को लगा रहा हूँ। मैडम की आंखों में आंसू थे, ये देख के विंग कहता है, तमाशा मत कीजिए, मैंने शादी के लिए हाँ कह दी है ना, मैं चाह रहा हूँ ना, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। ये बात सुन के जियांग फैमिया कहते हैं, वही सही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अभी जाना ही चाहिए। तब वे कुछ नहीं कहता और वो मंडप की ओर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां पे कोई आए थे और उन्होंने कहा था ब्राइड को बुलाया जा रहा है। विंग ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो लग तो बहुत कातिल लग रहा था, उसकी आंखें भी बहुत ही धारदार थी, वो उसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी, फिर भी उसका इतना गुस्से वाला चेहरा होने के बावजूद भी वो इस तरह डर रहा था, वहां पे जितने लोग थे ये सबके दिल थम रहे थे। जब लान वांगची ने विंग को एंट्रेंस गेट से आते हुए देखा था, तब लान वांगची को लगा कहीं उसका दिल बाहर ही ना आ जाए। वो एक ही नजर से और बहुत प्यार से विंग को देख रहा था। विंग गुस्से से आ रहा था, बेशक वो दिखा नहीं पा रहा था कि वो गुस्से में है,
पर उसकी आंखों से साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। जैसे ही लान वांगची को विंग का हाथ दिया गया, वैसे ही लान वांगची को लगा था कि उसकी ब्राइड शर्माएगी और उसके बाद उसकी ओर देखेगी, अगर उसकी ओर देखेगी तो शर्माएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही लान वांगची के हाथ में विंग का हाथ दिया गया, वैसे ही विंग ने वांगची की ओर देखा, पर वो शर्माने की जगह पे विंग गुस्से से वांगची को घूर रहा था। ये देख के लान वांगची को ऐसा लगा, कहीं मैंने उसका हाथ पकड़ा है, उस वजह से तो उसे गुस्सा नहीं आया ना, कहीं ये शादी उसके लिए फोर्स तो नहीं है ना। पर वो ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा था। वांगची और विंग की शादी होना स्टार्ट हो गया था। प्रिंस ने दोनों की शादी करवा दी थी। जब किसकी बारी आई और वांगची विंग की ओर बढ़ रहा था, उस टाइम पे वांगची ने विंग के चेहरे पे देखा था। उसके चेहरे पे गुस्सा था, नर्वसनेस नहीं थी। उसके चेहरे पे नफरत थी, कोई प्यार नहीं था। उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। ये देख के लान वांगची को समझने में देर ना लगी कि उसकी शादी उसके पार्टनर के साथ फोर्सफुली हुई है। इसीलिए लान वांगची ने विंग के हाथों को लिया और उसके हाथ पे एक किस किया। ये देख के विंग को दो पल के लिए लगा, इसने क्यों किया। वो चाहता तो वो मेरे लिप पे किस कर सकता था, मैं उसे अभी नहीं रोक पाता, पर उसने नहीं किया। पर विंग ने एक बार भी नहीं सोचा, उसके आगे कुछ नहीं सोचा, और वो लान वांगची की ओर एक बार देखता है, बाद में पब्लिक की ओर देखने लगा था। बीच में आके सभी के सामने बो डाउन करके दोनों ने अपनी शादी के लिए सारी रस्में कंप्लीट कर दी थी। उन दोनों की शादी पूरी हो गई थी। अभी लान वांगची और वही दोनों लैंड मिल्सन के लिए निकल रहे थे। लान वांगची और वही दोनों ही एक कार में थे। वांगची विंग के साथ कुछ बातें करना चाहता था, उसको छूना चाहता था, उसे बुलाना चाहता था, पर विंग बाहर की ओर ही देख रहा था। उसने एक बार भी वांगची को नहीं देखा था, ना ही वांगची के साथ बात करने की कोई कोशिश की थी। वांगची मन में सोचता है कि अब मैं घर पे जाके ही बात करता हूँ, अभी मुझे बात नहीं करनी चाहिए। लैंड मेंशन अब हम सीन देखते हैं। वहां पे बहुत ही अच्छे से वांगची और विंग का स्वागत किया गया था और विंग को उनके रूम में ले जाया गया था। जो विंग उसके रूम में था, उसे कहा गया था लानी के द्वारा, उस वेंचर के द्वारा, कि तुम्हें वांगची की राह देखनी होगी और उसके बाद वेडिंग नाइट कंज्यूम भी करनी होगी। ये सारी बातें के दौरान विंग गुस्से में था, वो अपनी मुठिया बीच रहा था, पर वो अभी लानी या फिर वेंचिंग पे गुस्सा नहीं निकाल पा रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता है। वो हाँ में भी सिर नहीं हिलाता। ये चीज लानी को थोड़ी अजीब तो लगी थी, पर लानी सोचती है शायद शादी में जो थकावट होती है उस वजह से उसका मूड चिड़चिड़ा हो रखा है, इसीलिए लानी कुछ ज्यादा माइंड नहीं करती है और वो लोग वहां से चले गए थे। वेंचिंग रास्ते में मिल रहे लाल वांगचिक के साथ थोड़ी सी छेड़ती भी करती है और उसके साथ मस्ती भी करती है और उसे कहती है थोड़े से आहिस्ता से, वो अभी नर्वस लग रहा है और शायद वो डरा हुआ भी है। तो वांगची मन में कहता है नर्वस और डरा हुआ मुझे नहीं लगता। तब लान वांगची अपनी भाभी वेंचिंग को कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, और वो वहां से अपने रूम की ओर बढ़ रहा था। विंग को वांगची से बात नहीं करनी थी, इसीलिए वो सोने का नाटक कर रहा था। वांगची जैसे ही विंग को सोता हुआ देखता है, वैसे ही वो शॉक हो गया था। उसने सोचा था शायद उसकी ओमेगा पूरे दिन के सारे प्रोग्राम से थकी होगी, इसीलिए उस टाइम पे वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। पर अभी अभी वो उसकी राह देखती होगी, उसके लिए वो कितने सारे सपने सजाए हुए का। हर ओमेगा का वेडिंग नाइट को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे उल्टा है। मैं मेरी ओमेगा के लिए कितना एक्साइटेड हूँ, और वो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, वो सो गया, मेरी राह तक नहीं देखी उसने। तब वांगची कुछ ज्यादा नहीं सोचता और वो विंग के पास जाता है और विंग को दूर से ही बुलाते हुए कहता है विंग विंग, कुछ हुआ है क्या, तुम्हें कपड़े नहीं बदलने हैं क्या। तब विंग कुछ आंसर नहीं देता है और वो फिर अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। तब वांगची विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे हाथ हाथों से शोल्डर से हिलाते हुए कहता है विंग उठ जाओ, कपड़े तो बदल लो, थक गए हो क्या। तब विंग अपनी आंखें खोलता है और वो गुस्से से वांगची को घूरता है और बाद में जहाँ पे वांगची ने हाथ रखा था उस हाथ की ओर घूरता है और वो बिना वांगची को कुछ कहे वांगची को और भी ज्यादा गुस्से से घूरने लगा था। ये देख के वांगची समझ गया था कि उसे
विंग को नहीं छूना था। वांग जी विंग से कहता है कुछ हुआ है क्या? तब विंग गुस्से से खड़ा हो जाता है और वो वांग जी से कहता है आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, मुझसे हो सके उतना दूर रहना और मेरे मामले में तो कुछ बोलना ही मत। वांग जी विंग से कहता है ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें छू नहीं पर क्यों? तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता है क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही मुझे तुमसे शादी करनी थी। मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई गई है, इसीलिए मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करना, मुझसे हो सके उतना दूर रहना और छूने की इतना कोशिश मत करना और ऐसा सोचना भी मत कि मैं एडजस्ट करके बाकी सभी ओमेगा की तरह तुम्हारे सामने सबमिट हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी भी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। ये बात सुन के वाक जी को सदमा लग गया था। वाक जी को पता ही नहीं था कि उसकी जिससे शादी हो रही है उसके साथ फोर्स हुआ है। वो तो कितने सपने सजा के विक के पास आ रहा था कि उनके वेडिंग नाइट में वो लोग ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पर विंग की बातों ने उसके सारे सपने को चूर चूर कर दिया। विंग वांची से कहता है और हाँ, मेरे साथ बेड पे सोने की भी कोई जरूरत नहीं है। तब वांची विंग से कहता है ये क्या बदतमीजी है विंग, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छू ना। तब विंग कहता है ओह वेडिंग नाइट, इसका मतलब तुम्हें भी सिर्फ जिस्म ही चाहिए क्यों? तब वांची कहता है ये क्या बेहूदगी है, तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? तब विंग कहता है वही जो तुमने कहा ना आज वेडिंग नाइट है, तो वेडिंग नाइट का तो यही मतलब होता है ना कि तुम्हें मेरे साथ सोना है, मेरे साथ सब कुछ करना है। तो वांची कहता है पर मैंने कब कहा, मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ। तब विंग उसे ज्यादा कुछ बोलने तक नहीं देता और विंग गुस्से से वांची से कहता है आइंदा से मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। और रही बात इस वेडिंग नाइट की, और वो गुस्से से उन सभी डेकोरेशन को जो वहां पे हुई थी उन सभी डेकोरेशन को इधर उधर गिराने लगता है और गुस्से से कहता है माई फुट वेडिंग नाइट, मुझे वेडिंग से नफरत है, मुझे अल्फा से नफरत है और मेरी ओर देखना तक नहीं। और वो गुस्से से वांची की ओर उंगली करके कहता है और वो फिर से सोने लगता है। तब वांची कहता है ये मेरा बेड है, मुझे भी सोना है। तब विंग कहता है होगा ये तुम्हारा बेड, तो तुम मेरे साथ इस बेड पे नहीं सो सकते हो। तो वांची कहता फिर क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा हक है तुम्हारे साथ सोने का। तब विंग कहता है तो रियली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना अल्फा मानता हूँ, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ? तो ये गलतफहमी है तुम्हारी, मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं मानता हूँ, ना ही मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। तब वांची कहता है पर मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से तुम इतने गुस्से हो? तब विंग कहता है वो कितना मासूम हो बन के कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने ये गलती कर दी कि तुमने मुझसे शादी की है। मैंने कहा था तुम मुझसे शादी कर लो, मैंने कहा था कि तुम मेरा अल्फा बन जाओ। तब वांची कहता है पर भी मैं ये शादी हमारी ओर से नहीं लगी थी, ये तुम्हारी ओर से आई थी। तब वांची की बात सुन के विंग कहता है तो हाँ क्यों कहा, क्यों तुम्हें भी मेरे बाबा की तरह कोई फायदा मिल रहा था इस शादी से, क्या ये शादी है या फिर एक दिल? तब वांगची सुख होता है, वांगची कहता है तो ये क्या है, कौन सी भाषा तुम्हें नहीं पता क्या हमारी शादी किस तरीके से हुई है? तब विंग कहता है मुझे पता करना भी नहीं है, मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं मानता हूँ, इसीलिए मुझसे दूर रहना और मैं जो कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ वैसे करने देना। तो वांगची भी गुस्से में आ जाता है, वांगची कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो वो करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तो विंग कहता है वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तब वांगची बेड पे सोने जा ही रहा था, तब विंग कहता है तुम बेड पे नहीं सो सकते हो, तुम्हें सोना है तो उस सोफे पे सोना, वरना रूम से बाहर जा सकते हो। तब वांगची विंग से कहता है मैं तो रूम से बाहर जाने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं सोफे पे सोने वाला हूँ, मैं इसी बेड पे सोने वाला हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपना देख सकते हो। तब विंग कहता है ठीक है, तो मैं सोफे पे चला जाता हूँ। जैसे ही विंग सोफे पे गया था वैसे वांची विंग से कहता है ठीक है तुम वहां पे सो जाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम कपड़े बदल लो, फ्रेश हो जाओ, तुम्हें थोड़ा इससे फ्रेश फील होगा। तब विंग वांची की ओर देखता है और उसे कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझसे दूर रहो, हो सके उतना मुझसे दूरियां बना के रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं मानता हूँ और तुम यह बात समझ लो कि मैं अल्फा नाम के प्राणी से ही नफरत करता हूँ। तो वंशी कुछ नहीं कहता। और हाँ, रही इस शादी की बात, तो मेरी ओर से ये शादी फोर्सफुली की गई थी, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, तुमसे क्या, इस दुनिया के किसी भी अल्फा से मुझे शादी ही नहीं करनी थी।
तो वांगची कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और वांगची नहाने चला जाता है। वांगची नहाते हुए सोच रहा था, क्या सच में इसकी शादी फोर्सफुली हुई है? कोई ना, मैं इसे बहुत प्यार करूंगा और इसे ये एहसास दिलाऊंगा कि चाहे फोर्सफुली ही सही, पर हमारी शादी हो गई है, हमें प्यार से इसे निभाना चाहिए। और वांगजी फिर से आता है और बहुत ही पॉजिटिवली विंग की ओर देखता है और मुस्कुराता है। और विंग को कहता है ठीक है वाइफी, तुम जैसा चाहो विषय। और वो बेड पे जाके सो जाता है। विंग एक बार अपनी आंखें खोल के वांगची की ओर देखता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं बाई चांस से सही रात में वो उसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि वो उसका अल्फा है और आज उसकी वेडिंग नाइट है। इसीलिए वो अगर ऐसा करे तो भी विंग उसे मना नहीं कर पाएगा। पर वांगची ने ऐसा नहीं किया। सुबह हो गई थी। वांगची हर दिन की तरह अर्ली मॉर्निंग उठ गया था और वो विंग को सोते हुए देख रहा था। वांगची विंग के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो और सच कहो तो मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया है। इसीलिए प्यार नहीं कह सकता हूँ, सिर्फ ये अट्रैक्शन है। हमेशा कह सकते प्यार होने में देर लगे, ये सिर्फ अट्रैक्शन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये अट्रैक्शन प्यार में बदल पाए और हमारा प्यार हम दोनों को एक साथ हैप्पीली जीने का मौका दे। सुबह हो गई थी। लान परिवार के लोग दूसरी शादी के बाद की रस्मों के लिए सभी तैयारियां कर रहे थे। वेंग को वेंची बुलाने जाने वाली थी तो वांची कहता है, सर जी मैं चाहता हूँ। तब वेंची वहीं पे ही रुक जाती है और वांची वहां पे गया था। वांची ने इसलिए उनको रोका था क्योंकि वेंग सोफे पे सो रहा था। अगर घर वालों को पता चल जाता तो फिर से बवाल मच सकता था, क्योंकि घर वाले ये सब एक्सेप्ट ना कर पाते। वांची रूम में गया और वांची ने वेंग को उठाते हुए कहा, वेंग वेंग। तो वेंग आंखें मलता है और सामने की ओर देखता है। उसके सामने एक अल्फा था। ये देख के वेंग खड़ा हो जाता है, हड़बड़ा जाता है और बाद में खड़ा हो जाता है। वेंग वांची से कंफ्यूजन भरी आंखों के साथ कहता है, क्या हुआ है? तब वांची कहता है, कुछ नहीं, आज हमारी शादी के बाद की रस्म है, तुम्हें आना है नीचे, तैयार हो जाओ और चलो नीचे। तब वेंग कहता है, ये अनोइंग है, मुझे नहीं आना है। तो वांची गुस्से से वेंग को कहता है, ठीक है, तुम्हें हमारे रिश्ता नहीं मानना, मत मानो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम पे। पर मैं बेशक ये चाहूंगा कि मेरे परिवार वालों को इसकी इस चीज की भनक भी ना लगे। उन लोगों का दिल तुम तोड़ना मत, वरना तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात सुन के मैं मुंह बनाता है, कहता है, आइए बड़े। और वहां से चला जाता है। जब बीच ने किया था, क्या था, ये वांची को हंसा देता है। वांची कहता है, बड़े फनी हो तुम। वो मन में ही ये कह रहा था। वो नहाता है और वो मन में सोचता है, क्या मुझे इन लोगों के साथ बदतमीजी करनी चाहिए? क्या मुझे इन लोगों पे अपना गुस्सा निकालना चाहिए? तब वही सोचता है, हाँ जरूर, क्योंकि इन लोगों की वजह से तो मेरी शादी हुई है ना। यही तो अपने अल्फा बेटे की शादी मुझसे करवाना चाहते थे, तो इनको भी पता चलना चाहिए उम्मीद कैसी हो सकती है। और वे एक स्मक करता है। वे तैयार होकर नीचे आता है। उस टाइम पे सब उसे देखते ही रह गए थे, क्योंकि विंग ने बहुत ही फैंसी और फंकी से कपड़े पहने हुए थे, जहाँ से उसकी बेली दिख रही थी और उसकी पीठ का हिस्सा दिख रहा था। उसने शर्ट पहनी थी, वहां पे बेली बेली से ऊपर तक की ही शर्ट थी और नीचे पैंट था। और उसने उसके ऊपर एक कोटी पहनी हुई थी। कोटी लॉन्ग थी थोड़ी सी, पर कोटी के पीछे जो हिस्सा था वो कटा फटा था, यानी कि पीछे कापड़ ही नहीं था, कपड़ा ही नहीं था और राउंड सर्कल में था। और वहां पे विंग की कमर दिख रही थी। वो जो अंदर शर्ट पहना था उसकी डिजाइन भी वैसी ही थी, उस वजह से विंग की पुरुष की दिख रही थी। ये देख के तो लान परिवार के सभी लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि लान परिवार एक सभ्य परिवार में आता है। उसके घर की उम्र ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। जैसे ही विंग नीचे आया उसी के साथ ही लानी विंग को कहती है, ये क्या है? तब विंग कहता, कुछ नहीं, कपड़े है। तब लानी विंग से कहती, ये क्या है? तब विंग कहता है, क्या क्या है, मैंने कुछ किया है क्या? तब वांगची विंग के पास जाता है और उससे कहता है, ये कैसे कपड़े हैं? तब विंग वांगची से कहता है, तुम्हें नहीं दिख रहा
ये फैंसी कपड़े हैं और यही अभी की ट्रेंड है और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। तब लानी लान कुरैन की ओर हैरानी से देखती है। लान कुरैन विंग से कहता है, बेटा पर हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं वो मैं गए। तब विंग कहता है, ओह ओह, तो आप लोग ओमेगा को दबा के रखते हो ऐसा कुछ? पर सॉरी अंकल, मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, तो आप लोगों को ये सब एक्सेप्ट करना होगा। आप ही तो चाहते थे ना आपके बेटे के लिए ओमेगा, तो देख लो ओमेगा मैं हूँ। और वो कुछ नहीं बोलता। वाकची गुस्से से विंग को कहता है, मैंने कहा तुम अभी के अभी रूम में जाओ और कपड़े बदलो। तब भी वांगची के सामने आता है और उतने ही गुस्से से और उतने ही दांत पीसते हुए वांगची से कहता है, जितनी वांगची ने कहा था मैं नहीं जाने वाला हूँ और मैं यही कपड़े यहाँ पे पहनने वाला हूँ। तब वांगची विंग को गुस्से से बोलता है। तब विंग भी वांगची को घूर रहा था। तब विंग बीच में आती है और वांगची और विंग को दूर करते हुए कहती है, गुस्सा मत करो तुम दोनों, छोड़ दो इस बात को, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा बड़ी इश्यू नहीं है ये। और आजकल के ओमेगा ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमें भी ये बात सोचनी होगी और समझनी होगी। हमारे घर में नहीं पहनना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कहीं और ना पहनना चाहिए। तब भी कहता है, सही कहा आपने, ओमेगा को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरे लोगों को आंखों में चुपे या ना चुपे, दूसरे लोगों को इससे शर्म आए या ना आए, और दूसरे लोगों को इस वजह से प्रॉब्लम हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी मर्जी के ही कपड़े पहनूंगा। ये बात सुन के लानी विंग से कहती है, तुम्हारी शादी हो गई है। जब विंग लानी के सामने आता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरी शादी हो गई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जैसा हूँ, जैसा था वैसा अब नहीं रह सकता हूँ। मैं पहले जिस तरीके से रहता था ना, मैं अभी भी उसी तरीके से रहूंगा। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते हो। तब वांग जी विंग के पास आ जाता है और उसके आगे आते हुए विंग से कहता है, तुम बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें जैसा चाहो वैसे रह सकती हो, पर मेरे परिवार के साथ तुम बदतमीजी नहीं कर सकती हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इस तरीके से बात करने की? तो विंग कहता है, ओह रियली, तुम्हारी माँ? शायद वो मेरी सास लगती है। तो उनकी भी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तब लानी शॉक्ड हो जाती है। लान कुरैन भी शॉक्ड हो गए थे। लान कुरैन कहते हैं, ये क्या? तब लानी कहती है, ये सच सच में जैन फिल्म के घर का ओमेगा है। तब लान कुरैन कहता है, हाँ उसकी ने तो बहुत अच्छा कहा था। तब लानी कहती है, कहीं उन्होंने उनके घर का सिर हमारे घर तो नहीं भेज दिया ना? तब विंग ये बात सुन जाता वो हंसते हुए कहता, हाँ, आपको क्या लगता है मेरे बाबा? ओहो नो नो, वो सो कोई बाबा जिससे हमारी कोई पड़ी ही नहीं है, वो बाबा वो तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे और उन्होंने आपको फंसा दिया है। अब ना ही आप मुझसे बच सकते हो और ना ही मैं आप लोगों से, हम लोगों को ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। तब लानी कुछ नहीं कहती है। तब लान सीजन बातों को संभालते हुए कहता है, माँ ये सब बातें छोड़ दो, अभी हमें रस्में पूरी करनी है। तब लानी हकलाते हुए कहती है, हाँ 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 चलो। और वो विंग की ओर देखते हुए कहती है, चलो थोड़ी रस्में है पूरी कर लो। और वो विंग को किचन में ले जाती है और विंग को कहती है, इस खाने को तुम्हें सिर्फ खिलाना है, इस स्वीट को, और हमारे सिस्टर को प्रसाद के रूप में तुम्हें देना है। वो भी ऐसे ही खा रही थी। तब विंग कहता है, ठीक है मैं कर देता हूँ। और विंग बाद में बहुत प्यार से ऐसा काम करता है और वो इन सिस्टर को देता भी है और वो इन सिस्टर को कहता भी है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना, पर मैं ऐसा ही हूँ। विंग इन सिस्टर को बो डाउन करते हुए कहता है, मुझे पता है मैं शादी के रिश्ते में हूँ, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, पर मेरे साथ जो हुआ है वो भी गलत है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई आई होप कि आप समझेंगे और मुझसे ज्यादा खफा नहीं होगी। और वो वहां से बाहर चला जाता है। वांगची और उन दोनों को ही साथ में अपनी सिस्टर को बुलाउन करना था और उन दोनों ने कर भी लिया था। उसके बाद विंग वहां से चला जाता है। वांगची अभी भी अपने सिस्टर के सामने था।
वांगची अपने इंस्ट्रक्टर से कह रहा था, अगर मेरी वाइफ से, मेरी ओमिका से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। वो भी नादान है, वो भी छोटा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर उसे कोई गलती हो तो उसकी सजा उसे मत दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा। मुझे उसकी सजा दे दीजिएगा क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि उसे कभी भी कोई भी तकलीफ हो। और वांगची वहां से बूट डाउन करते हुए चला जाता है। रैन कुरैन मन में सोच रहे थे, क्या मैंने मेरी वांगची की शादी इसे करवा के कोई गलती कर दी है क्या? क्या ये सही नहीं है या फिर ये कुछ और है, हमें पता नहीं है। लानी भी मन में सोच रही थी और वो सभी के सभी खाना खा रहे थे। लानी मन में सोच रही थी, क्या हमने कोई गलती कर दी हमारे वांगची के लिए? हमने कैसा ओमेगा चाहा था और ये कैसा ओमेगा है? तभी विंग उन सभी खाने की ओर देखता है और वो कहता है, यू ऐसा खाना मैं नहीं खाता, मुझे स्पाइसी खाना चाहिए और नॉनवेज। तब लानकुरन कहता है, हमारे यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनता है, जो है वो तुम खा सकते हो। तब विंग लानकुरन के साथ बदतमीजी करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। और वो प्लेट को अपने खाने की जगह से थोड़ा सा हटा देता है और वो कहता है, मेरे लिए अगर नॉनवेज नहीं आया तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं एक घास-फूस नहीं खा सकता हूँ। ये सुन के वांग जिविंग के हाथ पे हाथ रखने ही वाला था पर उसे कुछ याद आ गया, उस वजह से वो हाथ नहीं रखता और वो अपनी मुठ्ठियां बिछ लेता है और वो कहता है, विंग तमीज से, वो मेरे बाबा है। तब वांगची की बात सुन के विंग कहता है, हाँ तो तुम्हारे बाबा है तो क्या हुआ? क्या मुझे मेरे खाने को भी छोड़ना होगा सिर्फ इसलिए कि तुम लोग वेजिटेरियन हो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ? मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने पसंद का ही खाना खाऊंगा। तब लाल सिंचन कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जो खाना है वो खाना, पर अभी नहीं है तो मन नहीं मिल सकता। तुम चाहो तो इन खानों में स्पाइस डाल सकते हो। तब वही कहता है, नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नॉन वेज खाने का है तो मैं वही खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तब वेंचुन कहती है, अरे भाई, अभी अभी नहीं बन सकता और वैसे भी हमारे यहाँ पे नहीं बनता है। तो विंग कहता है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं हर दिन बाहर से मंगा के खाऊं? तब विंग कहता है, ओह ठीक है, ये सही रहेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से मंगा ही लेता हूँ, आप लोग खा लो। तब सभी शिफ्ट हो गए थे और विंग ने ऑर्डर दे भी दिया था। विंग का ऑर्डर 5 मिनट के अंदर उसके घर तक आ भी गया था और विंग ने ऑर्डर रिसीव भी कर लिया था। विंग ने उस खाने को उन सबके सामने लाते हुए ये खा रहा था। वो बहुत ही बुरी तरीके से नॉनवेज खा रहा था, यानी कि वो नॉनवेज में वो जो हड्डी होती है ना, वो बहुत ही चाव से खा रहा था। वो जानबूझ के आवाज कर करके खाना खा रहा था ताकि वो सामने वालों को परेशान कर पाए। ऐसा खाना भी आसान से और शांति से खाया जा सकता है, पर विंग ऐसा नहीं चाहता था। विंग उन लोगों को परेशान करना चाहता था, इसीलिए विंग जानबूझ के इस तरीके से खाना खा रहा था। ये देख के सभी लान परिवार का खाना गले से उतर ही नहीं रहा था। उन लोगों को ये खाना देखने के साथ ही वॉमिटिंग जैसा होने लगा था। ये सभी वेजिटेरियन और ये सभी लोग जब विंग को इस तरीके का खाना खाते हुए देखते हैं तो उनके आंखों में, उनके सामने जो नॉनवेज खाना है वो देख के उनके दिल में पेन हो रहा था और वो लोग खाना खा ही नहीं पाए। और उन सभी लोगों ने आधे ही खाना छोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम खा लो, हमें नहीं खाना है। और वह सभी के सभी लोग वहां से खड़े हो गए। वांग जी विंग से कहता है, अगर तुम्हें नॉनवेज खाना खाना ही है ना तो हमसे पहले खा लेना या फिर हमारे बाद हमारे सामने मत खाना, वरना हमारे घर का एक भी इंसान खाना नहीं खा पाएगा। और सभी के सभी वहां से चले जाते हैं। लानी अपने रूम में थे तो वो भगवान का नाम जपते हुए कह रही थी, माफ करना, और वो दोनों ही हाथों से बारी बारी गालों पे क्रोश में टप टप करते हुए कहते, माफ करना, माफ करना, माफ करना, गुड, माफ करना, माफ करना, ऐसा कर रही थी। लानी लानपुरन से कहती है, एक कैसा हूँ मैं आप पांच जी के लिए लेके आ गई हो, इसे तो परमेश के नाम पे कुछ नहीं आता है और ये जानता है हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग ये सब नहीं खाते हैं, तो हमारे सामने ही इस तरीके से वो हड्डी नो 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 गुड 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 गुड, और वो दोनों ही कानों पे अपने हाथ लगाते हुए गिर रही थी। तब लान खुलेन कहता है, क्या मुझे जियान फिंगर से बात करनी चाहिए? तब लानी कहते हैं, नहीं, हम नहीं कर सकते, इतनी छोटी बातों पे हम वहां पे बात नहीं कर सकते हैं। तब लान खुलेन कहते हैं, वो हमारे सामने से कैसे कर सकता है,
हम सभी को खाना छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर लांसी चेक और वेंचिंग के रूम में भी इसी बात पर चर्चा हो रही थी। वेंचिंग कहती है, क्या पेन की शादी जबरदस्ती हुई है? तब लांसी कहते हैं, पता नहीं। तब वेंचिंग कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो ऐसा बर्ताव कर रहा है मानो कि वो रेबिलियन हो। क्या सच में वो रेबिलियन है या फिर उसकी शादी जबरदस्ती हुई, उस बात का गुस्सा वो हम पे निकाल रहा है? तब नए सेशन के लिए पता नहीं, पर प्लीज कल उसके साथ हमारा खाना मत रखना अगर वो नॉनवेज खाने वाला हो तो। तब व्यंजन कहती है, ठीक है, अगर वो नॉनवेज खाने वाला होगा तो हम लोग उससे पहले ही खाना खा लेंगे, हम उसके साथ नहीं खाएंगे। दूसरी ओर वांगची अपने रूम में था और वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। और काम करते करते वो विंग के बारे में सोच रहा था और वो सोच रहा था, क्या विंग तुम ये जानबूझ कर रहे हो या फिर हमें परेशान करना चाहते हो या फिर कुछ और मोटिव है तुम्हारा, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है या तुम नहीं चाहते हो इन रिश्तों को? तब विंग के बारे में सोचते हुए वांची ये सब भूल रहा था। तभी वहां पे विंग आ जाता है। विंग को आते हुए देख के वांची कहता है, ये क्या बदतमीजी थी विंग? तब विंग अपने पेट पे हाथ सहलाता है और वो कहता है, बदतमीजी? पर मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। तब वांची कहता है, वो क्या था सब? तब विंग कहता है, वो वो कुछ नहीं था, बस खाना खा रहा था मैं, मुझे जैसा पसंद है मैं वैसा खा रहा था। तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है, प्लीज कल ऐसा मत करना, तुम नहीं जानते हो क्या, हम लांस है और हम प्योर शाकाहारी है, प्योर वेज खाना खाते हैं और तुम हमारे सामने इस तरीके से खाना खा रहे थे। तब विंग कहता है, हाँ तो क्या क्या मैं अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता? मुझे तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं? तब विंग की बात सुन के वांची कहता है, नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो तुम समझना चाहते भी तुम समझ नहीं रहे हो या फिर तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तब रिंग कहता, मुझे कुछ नहीं सुनना नहीं कुछ समझना है, मुझे अब ऊँघ आ रही है, मुझे अब नींद आ रही है और मुझे सोना है। और रिंग सोने के लिए चला जाता है। वांजी रिंग को जाते हुए देखता रह जाता है। रिंग भी सो जाता है। रिंग मन में कहता है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हें बहुत जोर मची थी ना मुझसे शादी करने की, तो देखो अब मैं तुम्हारी जिंदगी हराम ना कर दूं ना, तो मेरा नाम भी विंग नहीं। तुम्हें सोचना भूल जाओगे कि तुमने शादी ही क्यों की। तुम्हें ये सोच के ही डर लगेगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। वांग जी अपने ऊपर पे आ जाता है और वो लैपटॉप बंद करके सो जाता है। हो गई थी, आज फिर से एक और नया दिन था। वांग जी मन में सोच रहा था, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। और वांग जी कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं सोचता और वो विंग को सोता हुआ देख के अपने रूम से बाहर चला जाता है। लानी वांगची से कहती है, वो सो रहा है? तब वांगची कहते हैं, हाँ। तब लानी कहती है, चलो हम सब लोग खाना खा लेते हैं। तब वांगची कहता है, अम्मा पर वो। तब लानी कहती है, क्या तुम चाहते हो हम आज भी बिना खाना खाए रहे? तब वांगची कहता है, सॉरी माँ, उसकी वजह से आप लोग नहीं खाना खा पाए। तब लानी वांगची से कहती है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? सॉरी जिसे कहना चाहिए वो आके कहे, वो माने हम, वरना कोई ना। तब लान से वांगची कहता है, माँ प्लीज वो अभी छोटा है। तब रानी कहती है, हाँ मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ वो छोटा है, पर उसके बर्ताव नहीं लग रहा कि वो छोटा है। तब वांची कहता है, जाने दो ना माँ, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तब रानी कहती है, हाँ हाँ चलो, जाना दोष है, उस महारानी को सोने ही दो, तभी हम लोग चैन से खा पाएंगे। तब वांची कहता है, ओहो माँ, क्या आप डिफिकल्ट सास की तरह बर्ताव कर रही हो? तब रानी कहती, ओ मैं डिफिकल्ट सास? क्यों वांची, मैं डिफिकल्ट सास हूँ? तो वांची भी हंसने लगती है और कहते हैं, हाँ, नहीं नहीं माँ, आप बिल्कुल भी टिपिकल सास नहीं हो। तो वेंचर भी कुछ हंसने लगती है। वो सभी के सभी खाना खाने लगते हैं। वो सब लोग खाना खा ही रहे थे, तभी थोड़ी देर के बाद ही फिर वहां पे आ जाता है। ये कहता है, ओहो, तो तुम लोग अपने नई ओमेगा बहू का इस तरीके से स्वागत करते हो, अकेला उसे छोड़ के? तो रानी मीन को कहती है, अगर तुम वेज खाना खा सकते हो तो हमारे साथ बैठ सकते हो, वरना तुम हमारे खाने के बाद खा लेना। तब भी उन सबके सामने बैठ जाता है, कहता है, नहीं,
मैं आप लोगों के साथ ही खाऊंगा, पर वेज नहीं, नॉन वेज ही। और मैं आपके साथ ही बैठ के आपके सामने ही खाऊंगा, क्योंकि मैं भी इसी घर का मेंबर हूँ ना, मैं भी इसी घर का ओमेगा हूँ। तब लानी कुछ नहीं बोल पाती और वो चुप हो जाती है। लान कुरैन विंग से कहते हैं, विंग तुम्हारी बदतमीजी बढ़ गई है। अगर तुम इसी तरीके से बर्ताव करोगे तो हमें जियन दुनिया से बात करनी होगी। तब विंग हंसता कहता, आप उनसे बात करना चाहते हो, कर सकते हो। बेशक मैं भी तो वही चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मैं किस तरीके से आप लोगों की जिंदगी हराम कर रहा हूँ। ये बात सुन के सभी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि विंग ने अपने बाबा को ऐसे ही बुलाया था, बिना रिस्पेक्ट के। तब विंग से कहता है, वो तुम्हारे बाबा है, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट। तो उससे आगे वो कुछ बोलता है उससे पहले ही विंग वांची को कूटता है और कहता है, मुझे किससे कितनी रिस्पेक्ट देनी है वो मैं जानता हूँ, और वो इंसान रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, इसीलिए मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं देने वाला हूँ। ये तो तुम सोचना ही मत कि मैं उसे रिस्पेक्ट दूंगा, और इतनी हिम्मत मनाओ कि मैं तुम्हारे बाबा को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वरना मैं उनको भी ना देता। तब लानकुरन खड़े ही हो जाते। लानकुरन कहते हैं, तुम हमारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हमने क्या किया है। तब लाइन भी कहती है, हाँ हमने क्या किया है, तुम क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। तब भीम कहता है, ओह बर्ताव मैं आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों ने क्या किया होगा मेरे साथ। तब वांची विंग के सामने खड़ा होता है, विंग से कहता है, विंग बदतमीजी मत करो, उन लोगों को खाना तो खाने दो। तब विंग कहता है, पर मैंने कब मना किया, खा लो आप लोग। तब वेंची कहती है, विंग क्या तुम्हारी शादी फोर्सफुली हुई है। ये बात सुन के विंग कहता है, हाँ हुई है, तो क्या क्या आप लोगों को लगता है कि मेरी शादी को फोर्सफुली करवा सकता है। तब वेंची कहती है, तो फिर तुम क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। तब विंग कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करो। तब लैंस सिंह कहते हैं, तो तुम हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो, हम लोगों को चैन से खाना तक क्यों नहीं खाने दे रही हो। तब विंग कहता है, मैंने कब आप लोगों को मना किया है, आप लोग खाना नहीं खा सकते हो। तब लैंस सिंह कहता है, तो हमारे सामने इस तरीके से खाना क्यों खा रहे हो ताकि हम ना खा पाए। तब लैन वांची विंग को कहता है, विंग अब बस हुआ। तब विंग वांची से कहता है, तुम मेरी बातों में बीच में मत आओ, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। तब वांची के लिए ऐसी बात सुन के लानी विंग को कहती है, विंग क्या क्या बेहूदगी है। तब विंग कहता है, बेहूदगी, पर मैंने तो कोई बेहूदगी नहीं की। तब लानी कहती है, तुम इस तरीके से क्यों। तब विंग कहता है, सॉरी मुझे बाहर जाना है, आज मेरे दोस्तों के साथ मेरी पार्टी है। और विंग वहां से सुबह सुबह ही घर से निकल जाता है। वो सबको आगे कुछ कहने भी नहीं देता और वो घर से बाहर निकल जाता है। लानी वांची की ओर देखती है और वांची से कहती है, क्या तुम इसी ओपिका के साथ रह पाओगे, ये तो देखो कितनी बदतमीज है, इसे कुछ नहीं पड़ी, किसी की भी नहीं पड़ी, अपने बाबा के तक के नहीं पड़ी इसे। तब मैं के बारे में सोचते हुए वामजी की माँ उसे थोड़ा टाइम तो दे दो, वो शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहा है हमारे साथ। आप देख रहे हो ना उसका खाना भी कितना डिफरेंट है हमारे से। तब नानकुरन कहता है, ये बहुत ही बदतमीज होने का है। तब सचिन कहता है, बाबा वांची सही कह रहा है, उसे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तब वांची कुछ नहीं कहता, वांची भी अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। लानी वांची को इस तरीके से आधा खाना छोड़ते हुए देखती है तो कहती है, ये कैसा ओमेगा है, अपने अल्फा को खाना तक नहीं खाने दे रहा चैन से। तो लानी बाकी सबका खाना लेके अंदर चली जाती है। अपनी वेंचिंग के अपनी सास से कहती है, माँ मैं भी जा रही हूँ, हॉस्पिटल पे काम है। तब लानी कहती है, हाँ ठीक है चल जाओ। और वेंचिंग पे वहां से चली जाती है। वही अपने दोस्तों के साथ गया था, दोस्तों के पास, और उनके साथ मिल के वो बहुत सी बातें कहता है और वो अपने सपनों की ओर कैसे आगे बढ़े वो सोच रहा था। विंच अपने किसी दोस्त के शोल्डर पर सिर रखते हुए ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। वो दोस्त उसका अल्फा था और वो थोड़ा सा छिछोरा था, वो कोई और नहीं, वो सुसे था। सुसे विंग को इस तरीके से उसके शोल्डर पर लीन होता हुआ देख के विंग से कहता है, विंग क्या हम
एक काम कर सकते हैं। तो इनका था क्या बोलो। तब तो उसे कहता है क्या हम डेट कर सकते हैं, अगर तुम मेरे साथ डेट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अलग अलग एजेंसियों से तुम्हारे साथ बात करूं, तुम्हारे लिए बात करूं। तब विन कहता है ओह रियली, तुम मेरे लिए बात कर सकते हो। तब उसे कहता हाँ कर सकता हूँ, पर तुम मेरी ओमेगा बन जाओ तब। और वो विंग के गालों को छू रहा था। विंग जैसे ही सुसे को उसके गालों को छूता हुआ देखता है, उसी के साथ ही वो उसके हाथ को मरोड़ता है और उसे जमीन पर पटकते हुए उसके सिर पे अपना पैर लगाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमजोर ओमेगा हूँ तो तुम मुझे इस तरीके से छाल में फांस लोगे? हम्म, बिल्कुल भी नहीं, मेरा जैसा ओमेगा तुम्हें देखा तक नहीं होगा। और रही बात कि मुझे काम मिलने की, तो मिलना होगा तब मिल जाएगा, मैं कोई उसके लिए ऐसे शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब तक मैं मेरे हाथों तक को मैं छूने नहीं दे रहा हूँ और तुम्हें तो रब तो तुम्हें है ही क्या? और वो उसे फिर से एक सिर पे उसके सिर को अपने पैर से दबाते हुए कह रहा था। उसे उनको कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसे मत करो। तब मैं कहता है तुम मेरे दोस्त हो तो दोस्त थे, तुम मेरे दोस्त थे तो तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हें ये जानता तुम्हें जानते थे मेरी शादी हो गई है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसी छिछोरी हरकत कर रहे थे। तो तुम्हें लगता है मैं ऐसा ओमेगा हूँ? तो तुम गलत थे। मैं ऐसा ओमेगा नहीं हूँ जो किसी के साथ भी हम बिस्तर हो जाता है। और वो उसे पेट पे एक लात मारता है और वहां से चला जाता है। शूर मन में कहता है मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा, विंग मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। और वो कुछ नहीं बोल पाता, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तब उसके पास कोई और था ओमेगा, वो आते है और संभालते हुए उसे उठाते हुए कहती है उसे मैंने तुम्हें कहा था उससे दूर रहो, फिर भी तुम उसके पास चले गए। तब सू से मैं सू का तो ओमेगा था, वो लड़का था, वो वेंसू था। वेंसू का हाथ झटकते हुए उसे देखते हुए वेंसू से कहते हैं मुझसे दूर रहो। वेंसू कहता है तुम्हें उसमें दिखता है क्या है, वो तुम्हारे साथ हर बार इस तरीके का बर्ताव करता है, फिर भी तुम उसके पीछे लट्टू हुए पड़े हो। और अब तो उसकी शादी भी हो गई है, तुम्हें लगता है वो वचन होगा? ये बात सुन के उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है वो मेरा ऐसे ही किसी के काबू में नचेगा? बिल्कुल भी नहीं। और उससे तो मैं ही चखने वाला हूँ, वो समझता क्या है अपने आप को। एक काम करना, अगली बार अब मिले ना तो उसकी कुछ पीक ले लेना, जैसे जैसे मानो उसका और मेरा कुछ चल रहा हो, और पुरानी पीक भी निकाल लेना। तो वेंसु कहता है वेंसु के आंसू से तुम क्या करना चाहते हो? तब उसे कहता है मैं मैं इस बात का बदला लेना चाहता हूँ। और वो एक मॉकिंग स्माइल देता है। मैं उसकी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उसने मुझे कैसे ठुकराया, उसने मुझे जो तमाचे मारे उसका बदला तो मैं लूंगा ना। मैं उसकी शादी को उसका नाइटमेयर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी सुशे नहीं। उसे लौट फिर के सिर्फ मेरे पास ही आना होगा, सिर्फ मेरे पास, उसके पास मेरे अलावा और कोई होगा ही नहीं। ये बात सुन के जो विंसू था उसकी मुठिया ही बिछ गई थी। विंसू मन में कहता है विंक मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें कभी भी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार कभी मेरा ना हो पाया, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे पीछे ही डुलता रहता है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। इनको तो पता ही नहीं है कि वो जिसे अपना दोस्त मानते हैं वो उसके दोस्त नहीं उसके दुश्मन है। ऐसे दुश्मन जो उसकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं, और दूसरी ओर जो उसकी जिंदगी में आबादी लाना चाहते हैं, जो उससे प्यार करना चाहते हैं, विंग उसे ही अपना दुश्मन मान रहा है। अब हम लैंड कॉर्पोरेशन का सीन देखते हैं। एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहां पे बहुत ही सिक्योरिटी थी, टाइट सिक्योरिटी थी, और वहां पे सभी लोग साइलेंटली काम कर रहे थे। अब हम एक ऑफिस रूम का सीन देखते हैं, वहां पे सीईओ लिखा हुआ था। सीईओ के केबिन का सीन देखते हैं तो सीईओ बहुत गहन ध्यान में था। ना ना ना, वो कोई ऑफिस वर्क नहीं कर रहा था, ना ही वो अपने लैपटॉप पे कोई अगले डील के बारे में सोच रहा था, ना ही वो किसी मीटिंग के बारे में सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा सीईओ लान वांगची वो तो आज उससे उल्टा ही कर रहा था। वो अपनी रूठी हुई ओमेगा को कैसे मनाए वो सर्च कर रहा था।
वो अपने लैपटॉप में इस बारे में सर्च कर रहा था कि अगर कोई रूठी हुई ओमेगा हो तो उसे कैसे बनाए, कैसे उसका गुस्सा शांत करे और कैसे उसे अपना बनाए। ये सारी बातें वो रीड कर रहा था और वो सभी चीजें नोट डाउन कर रहा था। वहां पे उसका सेक्रेटरी भी खड़ा था और वो मन में कह रहा था, सर सच में पागल हो गए हैं। सच में शादी करने के बाद अल्फा पागल हो जाता है। ओमेगा पता नहीं कितना बुरा हाल करते हैं और मेरी ओमेगा वो मुझे तो मार ही डालती है। तभी सुयंग के कानों में वांगची की आवाज जाती है। वांगची सुयंग से कुछ पूछ रहा था, कुछ कह रहा था। वांगची मन में सोच रहा था, क्या उसे मैं कैसे पटाऊं। और वो बाद में अपनी सेक्रेटरी सुयंग से कहता है, सुयंग क्या तुम इसी गुस्से ओमेगा को जानते हो जिसे पटाना बहुत मुश्किल हो। तब उससे कहता है, हाँ जानता हूँ ना, मेरी खुद की ओमेगा है ना, सैमसंग जो वो कितना गुस्सेल है, वो उसके हाथ उसमें हर दिन पीटता ही तो रहता हूँ। ये सुन के वांगची कहता है, क्या सच में तुम्हारा ओमेगा तुम्हें पीटता है। तब सुयंग मुंह बनाते हुए कहता है, सर बहुत ही उत्साह में मत आ जाइए क्योंकि आपका ओमेगा भी आपके पास ही है। और जहाँ तक मैंने आपकी हालत आज की देखी है, मुझे समझ आ गया है कि आपका ओमेगा भी मेरे ओमेगा जैसा ही है, गुस्सेल। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ की पिटाई हो जाए, वो भी उसकी खुद की ओमेगा के हाथों से। तो बागची अपने कूलर को सही करते हुए कहते, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा ओमेगा इतना भी बुरा नहीं है, वो मुझे पिटेगा तो थोड़ी ना। तुम मुझे डरा रहे हो, मत डराओ। इससे अच्छा मुझे कोई ऐसा उपाय दिखाओ जहाँ पे मैं अपनी खुद की ओमेगा को पटा पाऊँ, उसे मना पाऊँ और उसके साथ कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाऊँ। तब सुयंग कहता है, ऐसी बात है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप उसकी पसंद की कोई चीज कर दीजिए, उसे जो पसंद हो वो कर दीजिए। तब वांगची कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। अब हम चियांग बेंसन का सीन देखते हैं। वहां पे मेरे वो भी फर्श पे गिरी हुई थी और चियांग फिल्म उसे मार रहे थे। तभी वहां पे विंग आ गया था। विंग अपनी माँ की ऐसी हालत को देखने के साथ ही विंग अपने बाबा के हाथ को रोकता है और उसे कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इस तरीके से मारने की। तब चियांग फिल्म विंग को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, मैंने कहा था ना आइंदा से तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्ल क्यों दिखा रहे हो। तब विंग कहता है, मैंने आपको कहा था मैं मेरी माँ का हक दिला के रहूंगा और आपने मेरी माँ को मारा, मैं अभी आप पे पुलिस केस करने वाला हूँ। ये बात सुन के जियांग फिल्म चोर चोर से हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ बोलेगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ जाने वाली है ही नहीं और तुम ऐसे ही खतरे के तरह रह जाने वाले हो। तुम्हारी माँ कभी मेरा विरोध नहीं करेगी, चाहे मैं उसे मार ही क्यों न डालूं। तब विंग अपनी माँ को संभालता है और उसे उठाते हुए कहता है, देख लिया माँ, देख लिया आपका पति आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको अभी भी ऐसा अल्फा चाहिए जो आपको अपने पैरों की धूल समझ रहा है। वो आपके टुकड़ों पे जी रहा है, आपकी दौलत पे जी रहा है और वो आपको ही इस तरीके से परेशान कर रहा है, इस तरीके से मार रहा है और आप उसकी जी हजूरी कर रहे हो। तक मेरे विंग की ओर आंखें में आंसू लिए दिख रही थी और वो कह रही थी, विंग प्लीज बेटा ऐसा मत करो कुछ। तब विंग अपनी माँ को डिसबिलीव के साथ देखता है और उसे कहता है, माँ आप सच में पागल हो गई हो, आप कुछ समझना ही नहीं चाहती हो। आपको क्या मिल जाएगा इसे अल्फा के साथ रह के, जो अल्फा हर दफा कहीं बाहर मुंह मारता रहता है। उसने आपकी चोली में आपके सोतन के बेटे को डाल के दिया है, फिर भी आप उस बेटे को पाल रही हो। देखो वो नमूना खा रहा है, उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जिसने उसे पाला है, जिसने उसे माँ का प्यार दिया है, उसे वो संभाले, उसे वो अपने बाबा से बचाए। बेवकूफ, मुझे इस अल्फा सन से भी नफरत हो रही है। और वो जियांग चेंग के पास जाती है और जियांग चेंग को एक जोरदार तमाचा देते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ पे रहना दिया है वो काफी नहीं है क्या, इस तरीके से ठूस रहे हो, तुम्हें नहीं नजर आ रहा था तुम्हारे बाबा मेरी माँ को मार रहे थे, तुम्हें एक बार भी बुरा नहीं लगा। तब जियांग चेंग विंग के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और उसे कहता है, मुझे क्यों बुरा लगने वाला है, मुझे उनसे क्या लेना देना है। तो विंग कहता है, ओह तो तुमने अपना रंग दिखा दिया, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगे और तुम अच्छा हो क्या, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने भी दूंगा और तुम्हें ये सब मिल नहीं भी पाएगा। तब जियांग फिल्मिया के पास जाते हुए जियांग चेंग कहता है, ये सब मेरा ही है, ये सब मेरे बाबा का है, इसीलिए ये सब मेरा होने वाला है। तुम एक ओमेगा हो तो ओमेगा की तरह रहो, यहाँ से निकलो, दफा हो यहाँ से। तब विंग कहता है, दफा और मैं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से दफा तो तुम लोग होने वाले हो और मैं तुम सबको रास्ते पे आके रख दूंगा क्योंकि तुम लोग जानते नहीं हो मेरे नानू की वसीयत क्या थी। तब जियांग फिल्म बहुत ही रुआब दिखाते हुए
विंग को कहते हैं तुम्हारे नानू ने वसीयत में लिखा था कि उसकी बेटी का जो अल्फा है उसकी ही सारी वसीयत होने वाली है। तब विंग जो जोश से हंसता है आप बेवकूफ बन गए हो क्योंकि मेरे नानू ने पहले ही आपकी इरादे को भाप लिया था। आप जानते हो इस बात को। तभी विंग वहां पे दो स्लेप विंग वहां पे ताली बजाता है और किसी को आने का इशारा करते हुए कहता है आप आ जाइए और इनको बता दीजिए नानू की वसीयत क्या थी। ये सुन के चियांग फेमिया शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां पे सामने जो थे वो कोई और नहीं विंग के नानू के वकील थे। विंग के नानू के वकील चियांग फेमिया को वसीयत दिखाते हुए कहते हैं ये ओरिजिनल वसीयत है और जो आपको पहले दी गई थी आपको जो पहले मिली थी वो डुप्लीकेट वसीयत थी ताकि आप विंग और यानली का अच्छे से ख्याल रख पाओ। आपको जो लालच थी उस वजह से ही इसके नानू ने विंग के नानू ने आपके साथ ऐसा किया था। हमारे मास्टर ने ऐसा किया था। तब चियांग फेमिया उस वसीयत को डरते हुए देखने लगते हैं। वहां पर साफ साफ लिखा था ये पूरी की पूरी जायदाद विंग के नाम पे आएगी और यानली के नाम पे आएगी। दोनों के बीच में आधी आधी बांटी जाएगी। उसके अलावा इस वसीयत का वारिसदार कोई नहीं होगा। ये वसीयत सिर्फ और सिर्फ विंग और यानली की है। अगर यहाँ पे मैडम यू भी हिस्सा मांगना चाहे ना तब भी उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये रीड करने के साथ ही चियांग फेमिया वहीं पे ही गिर जाते हैं। चियांग फेमिया कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ये झूठ है। तब चियांग चेंग भी वो वसीयत रीड करता है। चियांग चेंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा क्या मैं भी इस घर का बेटा हूँ मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तब विंग उस वसीयत को चियांग चेंग के हाथों से छीनता है और कहता है ओहो सो सैड पर तुम इस घर के बेटे नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ चियांग फेमिया की नाजायज औलाद हो इसीलिए तुम्हें हमारी दौलत से कुछ नहीं मिलने वाला है और तुम और तुम्हारा ये बाप दोनों ही रास्ते पे आने वाले हो। और वो पुलिस को बुलाता है कहता है प्लीज पुलिस आप यहाँ से मेरे बाबा ओह सो 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 कोल्ड बाबा मेरे सो कोल्ड चियांग फेमिया बाबा को आप यहाँ से ले जा सकते हो। इन्होंने मेरी माँ को हरेश किया है मेरी माँ को मारा है मेरी माँ को चीट किया है। तब चियांग फेमिया विंग को कहते हैं पर तुम्हारी माँ कोई गवाह नहीं देने वाली है तुम्हारी माँ कभी भी मेरे विरुद्ध नहीं जाएगी। तब विंग अपनी माँ की ओर देखता है और उसकी माँ को समझाते हुए और उसको संभालते हुए कहता है माँ मेरी बात को समझो मेरी बात को मानो आप इनके खिलाफ आवाज उठाओ ये सही नहीं है ये आपके साथ गलत करते आए हैं ये बुरे हैं वो सच में बुरे हैं आपको समझना होगा वो आपके कभी थे ही नहीं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा ही उठाया है। वो आपको प्यार नहीं करते हैं ना ही वो इस चियांग चेंग की मदर को प्यार करते थे। अगर वो इस चियांग चेंग की मदर को प्यार करते ना तो उसके मरने के बाद वो किसी और के साथ ना रहते। पर आप जानते हो अभी जो करंट सेक्रेटरी है वो आपके अल्फा की गर्लफ्रेंड है। आप जानते हो ना आपके अल्फा हर जगह मुंह मारते रहते हैं और वो सिर्फ चियांग चेंग को इसीलिए यहाँ पे लाए थे क्योंकि वो एक अल्फा सन था। अगर वो ओमेगा होता ना तो ये चियांग फेमिया उसे कहीं रोड पे ही फेंक देते। वो इसे इस घर में लाते ही नहीं वो सिर्फ यहाँ के वारिस के तौर पे उसे यहाँ पे लाए हैं। माँ आपको समझना होगा इसके खिलाफ बोलना होगा। तभी वहां पे जो पुलिस थे वो विंग को रोकते हुए कहते हैं आप इस तरीके से उन पे फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर उनको आंसर देना होगा अगर उनको बोलना होगा अगर उनको गवाही देनी होगी तो वो अपने आप ही देंगे। अगर आप इस तरीके से फोर्स करेंगे तो वो गवाही मायने नहीं रखेगी। तो विंग अपनी माँ के हाथों को पकड़ता है और बहुत प्यार से उन पे किस करते हुए कहता है माँ माँ आप क्यों नहीं समझ रही हो क्या आपको अभी भी इनसे प्यार है क्या आपको अभी भी इनके लिए हमदर्दी है क्या आपको अभी भी नहीं दिख रहा वो आपके लिए लॉयल नहीं है वो आपसे प्यार नहीं करते हैं वो आपको सिर्फ एक टूल की तरह यूज करते हैं। आप देखो आपके चेहरे पे दाग देखो आपके होठों से निकल रहे खून को देखो आपके गालों पे लगे इस थप्पड़ को देखो क्या आपको एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ आपको इस थप्पड़ का आंसर देना चाहिए उनको क्या आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा आपको उनको समझाना चाहिए सबक सिखाना चाहिए। क्या आप हर बार इसी तरीके से डरते सहमते ही रहोगे क्या आप चाहोगे आपकी जैसी हालत है वैसी ही हालत हमारी शीजे की हो। क्या आप चाहोगे कि हमारे शीजे के साथ भी ऐसा ही हो वो भी अपने पति के खिलाफ नहीं बोलेगी क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो आप जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो वही हमारे लिए मायने रखेगा। मैं मेरे पति के खिलाफ आवाज उठा सकता हूँ क्या सीजे ऐसा करेगी नहीं करेगी बिल्कुल नहीं करेगी।
उसके लिए आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है वही रहेगा, सहना, सिर्फ और सिर्फ सहना। क्या वाकई में किसी ओमेगा का इतना सहना ये मायने रखता है? क्या वाकई में ओमेगा ही रिश्ते में जान डाल सकती है? अल्फा कुछ नहीं कर पाते हैं क्या? अल्फा की फर्ज नहीं आती है क्या अपनी ओमेगा के लिए सब कुछ कुर्बान करने की? क्या कोई अल्फा अपने ओमेगा के लिए अपने ये ईगो साइड में नहीं रख सकता है क्या? बाबा ने जो किया वो सही था, सही है या नहीं? आप ही सोचो, अपने दिल से पूछो, अपनी उस पुरानी छवि से पूछो, क्या बाबा सही है या? आप ही बताओ मुझे, विंग जो कर रहा है वो सही है या नहीं? वो अपने परिवार के साथ जो कर रहा है सही है या नहीं? या फिर वो लान परिवार के साथ जो कर रहा है वो सही है या नहीं? आपको क्या लगता है विंग गलत है? क्या वो गलत कर रहा है वांग जी के साथ, या फिर वो अपनी माँ के साथ गलत कर रहा है? अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना। और ये स्टोरी थोड़ी सी पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और शायद हो पाएगा तो 1 या 2 दिन के अंदर मैं हर पार्ट डालती जाऊंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी में कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं अगले पार्ट में उसका आंसर दे दूंगी। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय, आप सब लोग हैप्पी रहना।